अध्याय 920 जलमग्न खंडहर। विशाल समुद्र पर जहाज़ों का एक बेड़ा धीरे धीरे रुक रहा है। ये सभी धातु से बने युद्धपोत थे जो बड़ी संख्या में तोपों और तोपों से सुसज्जित थे। भयंकर भावों वाले हटे कट्टे पुरुषों का एक समूह युद्धपोतों पर लगातार इधर उधर घूम रहा था, मानो किसी काम में व्यस्त हो। होली ड्रैगन सिटी का एक योद्धा काले कवच में लिपटा हुआ चलकर आया और दूर देख रहे तांग जैन को प्रणाम किया। महानगर स्वामी, तकनीकी विभाग के विश्लेषण के अनुसार मानचित्र पर यही स्थान अंकित होना चाहिए। जिस शहर के खंडहरों की हम तलाश कर रहे हैं वे भी इसी समुद्र के नीचे होने चाहिए। तांग जैन ने सिर हिलाया और होली ड्रैगन सिटी के योद्धा को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, आपने बहुत मेहनत की है। ये कहने के बाद तांग जैन धीरे से मुड़ा और अपने बगल में मौजूद 20 से अधिक लॉर्ड स्तरीय साधकों की ओर देखा। स्थान की पुष्टि हो गई है। क्या सब लोग तैयार हैं? सभी ने एकमत होकर सिर हिलाया, जिससे ये संकेत मिला कि सब कुछ तैयार है। तो फिर चलिए नीचे जाकर देखते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तांग जैन ने पानी के अंदर सांस लेने वाला एक कीड़ा निकाला और उसे अपने चेहरे पर रख लिया, जिससे उसका मुंह और नाक पूरी तरह से ढक गए। अन्य स्वामी साधकों ने भी तांग जैन का अनुसरण करते हुए ऐसा ही किया और एक साथ समुद्र में कूद गए। समुद्र में प्रवेश करने के बाद 20 से अधिक आकृतियां सबसे फुर्तीली मछलियों की तरह लगातार अंधेरे और उदास समुद्र तल की ओर तैरती रहीं। जैसे जैसे समुद्र का पानी गहरा होता गया, होली ड्रैगन सिटी के इन साधकों ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को उजागर करना शुरू कर दिया और बढ़ते जल दबाव का सामना करने के लिए अपने शरीर की रक्षा की। स्मैक! एक हल्की सी आवाज के बाद सबसे आगे खड़े तांग जैन के ठीक सामने अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई, जिसने आगे के अंधेरे पानी को रोशन कर दिया। चकाचौंध भरी रोशनी में एक विशाल काली छाया तेजी से गुजरी, जिसकी भयानक परतें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। इस दृश्य को देखकर होली ड्रैगन सिटी के 2 साधक अचानक बाहर निकल आए और धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह विशाल तलवारें लहराने लगे। तभी समुद्र में फैली विशाल काली छाया तेजी से आगे बढ़ी, मानो वह तांग जैन और अन्य लोगों को स्वादिष्ट भोजन समझ रही हो। पहले आगे बढ़कर हमला करने वाले होली ड्रैगन सिटी के दोनों सरदार अब सीधे विशाल समुद्री राक्षस से टकरा गए। उनकी चमकती हुई तलवारें, जिनसे प्रकाश की चकाचौंध भरी धारा निकल रही थी, सीधे समुद्री राक्षस के शरीर पर जा लगीं। घोड़े को मारने वाली ये तलवार एक उच्च कोटि का जादुई हथियार है जो लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है और इसमें विशेष आक्रमण क्षमताएं हैं। जब ये समुद्री राक्षस पर पड़ी तो इसने उसे चाकू से टोफू काटने की तरह आसानी से चीर दिया और उसके शरीर में गहराई तक घुस गई। एक दर्दनाक दहाड़ गूंजी और वह विशाल समुद्री राक्षस जो अभी अभी पवित्र ड्रैगन सिटी के 2 स्वामियों के पास से गुजरा था, अचानक टुकड़ों में बिखर गया। जैसे जैसे विशाल क्षत विक्षत शव धीरे धीरे समुद्र में डूबता गया, खून चारों ओर फैल गया। समुद्री जनजातियों के दिलों में दहशत पैदा करने वाले एक विशाल समुद्री राक्षस को पवित्र ड्रैगन सिटी के साधकों ने आसानी से मार डाला। फिर पवित्र ड्रैगन शहर के दोनों स्वामियों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत उस समूह का पीछा करने के लिए अपनी गति बढ़ा दी जो पहले ही काफी दूर जा चुका था। पूरे रास्ते भर दोनों ने असाधारण मौन समझ के साथ सहयोग किया, मानो बहता पानी सहज हो। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता गया, वे समुद्र तल के और करीब आते गए। इस समय समुद्र का पानी लगभग 1000 मीटर गहरा था और सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना आम लोग इतने पानी के दबाव को सहन नहीं कर सकते थे। हालांकि मजबूत शरीर वाले एक उच्च स्तरीय साधक के लिए ये दबाव पूरी तरह से सहनीय है। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, सब कुछ तैयार कर लो। तांग जैन की आवाज़ विशेष रूप से बनाए गए संचारक के माध्यम से आई और उनके पीछे मौजूद साधकों ने अपने हथियार निकाल लिए। वूश! अचानक एक विशाल डिस्क प्रकट हुई और तांग जैन ने उसे नीचे पानी में फेंक दिया। फिर सूर्य के समान प्रकाश की एक किरण ने नीचे के समुद्र को पूरी तरह से रोशन कर दिया। इस क्षण एक विशाल शहर के खंडहर सबके सामने प्रकट हो गए। ये शहर विशाल था, प्रकाश से घिरे क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा। इमारतों के आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि नष्ट होने से पहले ये शहर बेहद शक्तिशाली और समृद्ध रहा होगा। दुर्भाग्यवश इसके गौरवशाली दिन समाप्त हो चुके हैं और अब केवल खंडहर ही बचे हैं जो जलमग्न दुनिया के सागर के नीचे दबे हुए हैं। विनाश के भयावह निशान इस बात का प्रमाण है कि इन खंडहरों में कभी भयंकर युद्ध हुआ था। जब शहर के किसानों पर हमला होता है और उनकी किलेबंदी टूट जाती है तो इसका मतलब है कि जीवन मरण का संकट आने वाला है। अगर वे सावधान नहीं रहे तो शहर तबाह हो जाएगा और सभी लोग मर जाएंगे। इस शहर को दूसरी दुनिया के मूल निवासियों ने पराजित किया, नष्ट किया और फिर पूरी तरह से मिटा दिया। सौभाग्यवश एक महाद्वीपीय स्तर के शहर ने हस्तक्षेप किया, उन दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं का बदला लिया जो आंखें खुली रखकर मर गए थे, और यहाँ तक कि उन्हें दफनाने के लिए पानी के नीचे एक मकबरा बनाने के लिए भी बहुत प्रयास किए। बेशक ये सब बातें अतीत की हैं। तांग जैन को इनके बारे में पता है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेज रोशनी में शहर के सारे खंडहर साफ दिखाई दे रहे थे।
अंधेरे इलाकों में अचानक भयानक हरी आंखों के जोड़े प्रकट हुए, जो तांग जेन और अन्य लोगों को खून की प्यास और लालच भरी निगाहों से घूर रहे थे। वे तेज रोशनी से डरते हुए प्रतीत हो रहे थे, फिर भी मांस और खून से बने लजीज व्यंजनों के लालच का विरोध नहीं कर सके। एक पल तक संघर्ष और हिचकिचाहट के बाद वे अचानक तांग जेन और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। यह एक ऐसा राक्षस है जो जलपरी जैसा दिखता है, जिसका शरीर मनुष्य जैसा और पूंछ मछली जैसी है, जिसका रूप रंग भयानक और विकृत है और जिसके मुंह में नुकीले दांत भरे हुए हैं। उनकी आकृतियां घनी आबादी में हैं, लगातार उन खंडहर हो चुके शहर के भवनों से बाहर निकल रही हैं। स्पष्ट रूप से यही उनका अड्डा है। तुम सब गंदे लोग मर जाओ। तांग जेन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने दोनों हाथों से आगे की ओर धक्का दिया। पल भर में एक अदृश्य शक्ति समुद्री जल के माध्यम से प्रवाहित हुई और जिस जलमानव राक्षस को उसने छुआ वह विस्फोट में तब्दील हो गया। एक ही बार में सैकड़ों जलमानव राक्षस धूल में मिल गए। जल्दी करो और उनसे निपटो, समय बर्बाद मत करो। आदेश मिलते ही होली ड्रैगन सिटी के साधक तुरंत तितर-बितर हो गए और जलमानव राक्षसों पर टूट पड़े और उन्हें अंधाधुंध मार डाला। अपनी ताकत के आगे ये जलपरी राक्षस बिल्कुल भी उनके सामने टिक नहीं सकते थे। उनके करीब जाने का एकमात्र परिणाम मौत ही होता। तांग जेन ने अपना काला चुंबकीय बूमरैंग निकाला और लापरवाही से उसे जमा हुए जलमानव राक्षसों पर फेंक दिया, जिससे तुरंत ही खून खराबे का तूफान उठ खड़ा हुआ। अनगिनत बूमरैंगों के वार से खून और मांस समुद्र के पानी के हर इंच में भर गया। ये जलमानव राक्षस उच्च स्तर के नहीं हैं, इनकी ताकत इनकी बड़ी संख्या में निहित है। हालांकि जब इनका सामना पवित्र ड्रैगन शहर के शक्तिशाली और उग्र समूह हमला करने वाले साधकों से होता है तो इनका अंत निश्चित है। कुछ मिनट बाद आखिरी जलमानव राक्षस भी मारा गया और शोकपूर्ण गर्जनाएं पूरी तरह से शांत हो गईं। तांग जेन और अन्य लोग अपने हथियार लेकर खून जैसे लाल समुद्री जल को पार करते हुए धीरे धीरे शहर के खंडहरों में उतर गए। जर्जर इमारत के खंडहरों पर एक नज़र डालने के बाद तांग जेन ने उनमें खोजबीन शुरू कर दी। सब लोग इधर उधर फैल जाओ और चारों ओर देखो। मेरा अनुमान है कि मंत्रों की सरणी का क्षेत्र छोटा नहीं है, इसलिए इसे ढूंढना आसान होना चाहिए। ये सुनकर सरदारों और साधकों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और सभी दिशाओं में फैल गए। हालांकि तांग जेन का अनुमान था कि रूनिक सरणी बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन इस शहर के खंडहर बहुत बड़े थे और अनगिनत वर्ष बीत चुके थे, वे शायद पहले ही धूल से ढके हुए थे। इसे ढूंढने में शायद काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सौभाग्यवश समय काफ़ी था, इसलिए तांग जेन को कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को शहर में बचे हुए खजानों की तलाश में लगाया। बेशक इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि कई शक्तियां एक के बाद एक इस जगह का दौरा कर चुकी हैं। चाहे वे समुद्री जाति के पूर्वज हों, रहस्यमय महाद्वीपीय शहर हो या फिर शून्य सर्प वंश के साधक हों, उन्होंने इस जगह की पूरी तरह से छानबीन जरूर की होगी। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, शहर के खंडहर लगभग पूरी तरह से साफ कर दिए गए थे और उन्हें कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। अगर यह असली भी होता तो अनगिनत वर्षों तक समुद्री पानी में भीगने के बाद यह शायद पूरी तरह से बर्बाद हो गया होता। स्टॉप। अध्याय 921 आह्वान वेदी। घोर अंधेरे में भूमिगत मार्ग एकदम शांत और स्थिर था। ऊपर सूर्य जैसी रोशनी होने के बावजूद भी घुटन भरा वातावरण जरा भी कम नहीं हुआ था। उसे इस बात का पता नहीं था कि तांग जेन एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया था जो देखने में एक चौक जैसा लग रहा था, एक विशाल क्षेत्र जो खंडहरों से घिरा हुआ था। चौक के चारों ओर लगभग एक दर्जन विशाल मूर्तियां खामोशी से खड़ी हैं, जिन पर औजारों और कुल्हाड़ियों के निशान हैं और वे अधूरी सी प्रतीत होती हैं। जिन लोगों की प्रतिमाएं गढ़ी जा सकती हैं और शहर के चौक में स्थापित की जा सकती हैं, वे या तो शहर के निरंतर शासक होते हैं या वे लोग जिन्होंने शहर के विकास में महान योगदान दिया है। आम नागरिक इस सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकते। गहरे समुद्र तल के नीचे ये मूर्तियां पानी के जंग और परजीवियों से ढकी हुई हैं, जिससे वे जर्जर दिखती हैं। हालांकि तांग जेन इन मूर्तियों से लुचेंग के साधकों से संबंधित एक अनूठी आभा को अभी भी हल्के से महसूस कर सकता था। बहादुर, निडर और मृत्यु के सामने भी अडिग। अपनी अपनी अनूठी बनावट और वस्त्रों वाली इन मूर्तियों को देखते हुए तांग जेन काफ़ी देर तक चुप रहा। किसी शहर के विकास और मजबूती के लिए अनगिनत निवासियों के प्रयासों की आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग अनिवार्य रूप से स्वयं का बलिदान देंगे। यह ऐसी चीज़ है जिसे टाला नहीं जा सकता। इमारतों वाले हर शहर की यही स्थिति होती है। हालांकि होली ड्रैगन सिटी में युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माओं को पुनर्जीवित करने के विशेष तरीके मौजूद हैं, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आत्माओं को पुनः प्राप्त करने से रोकती हैं। ये भी कुछ ऐसा था जो मानवीय नियंत्रण से परे था, और यहाँ तक कि तांग जेन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। कभी कभी तांग जेन को यह भी आश्चर्य होता था कि क्या उसे युद्ध में मारे गए शहर के निवासियों की याद में एक विशेष इमारत का निर्माण भी करना चाहिए। तभी कम्युनिकेटर से एक आवाज़ आई। ये होली ड्रैगन सिटी के एक लॉर्ड कल्टिवेटर की आवाज़ थी। हे प्रभु, हमें एक ऐसा स्थान मिल गया है जो शायद वही लक्ष्य हो जिसकी हम तलाश कर रहे हैं।
ये सुनकर तांग जेन अचानक चौक से उठा और अपने सामने प्रदर्शित स्थान का अनुसरण करते हुए सीधे स्वामी साधक के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि लगभग 1 दर्जन सांसों के बाद तांग जेन ने पवित्र ड्रैगन शहर के साधकों को एक साथ इकट्ठा होते देखा और उस स्थान को भी देखा जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। ये तो फांसी देने का स्थान है। ऊपर देखने पर जमीन पर बिखरे हुए अनगिनत कंकाल दिखाई देते हैं जो समुद्र के पानी से क्षत विक्षत हो चुके हैं। अगर ध्यान से न देखा जाए तो इन्हें समुद्र तल पर बनी पहाड़ियां समझ लिया जा सकता है। हालांकि सतह पर जमी मिट्टी को हटाने के बाद हड्डियों की परतें ही परतें दिखाई देती हैं जिनकी संख्या अनगिनत है। तांग जेन जीवित रहते इन शवों की पहचान नहीं जानता था, लेकिन उनकी हड्डियों पर मिले निशानों से वह बता सकता था कि उन सभी की हत्या तेज धार वाले ब्लेड से की गई थी। शायद यह उस रहस्यमय महाद्वीपीय स्तर के शहर की एक और उत्कृष्ट कृति है, मृतकों की याद में किया गया रक्त बलिदान। टूटे फूटे कंकालों से अपनी नज़र हटाते हुए तांग जेन ने कई दर्जन वर्ग मीटर में फैली एक वेदी देखी जिसका आकार विचित्र और अनोखा था। जिन क्षेत्रों में गाद नहीं जमी है वहां रहस्यमय प्रतीकों की पंक्तियां देखी जा सकती हैं जो बेहद जटिल और गहन प्रतीत होती हैं। तांग जेन आगे बढ़ा, उसने धीरे से अपना हाथ फेरा और फिर समुद्र तल पर एक तेज धारा प्रकट हुई जिसने वेदी पर जमी सारी गाद को बहा दिया। इस रहस्यमय वेदी का पूरा दृश्य भी तांग जेन की दृष्टि में आ गया। इतना ही, तांग जेन ने राहत की सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। हाथ के इशारे से तांग जेन ने साधकों को आगे आने और वेदी के चारों ओर की नींव को तोड़ने का संकेत दिया। फिर उसने वेदी को अपने भंडारगृह में रख दिया। मिशन पूरा हुआ, चलो तुरंत खाली करते हैं। सरदारों ने सिर हिलाया और तांग जेन के पीछे पीछे समुद्र की ओर चले गए। युद्धपोत पर इंतजार कर रहे लोगों ने एक तेज सरसराहट की आवाज़ सुनी जब तांग जेन और अन्य लोग समुद्र से बाहर निकले और बिस्तर के पास वाली मेज पर स्थिर रूप से उतरे। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए तांग जेन ने कुछ देर सोचा, फिर अपने बगल में इस युद्ध के प्रभारी स्वामी साधकों से कहा, समुद्री आत्मा जनजाति में लौटने के बाद मैं इस आह्वान वेदी की मरम्मत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसका उपयोग जल्द से जल्द किया जा सके। जहां तक आपकी बात है, आपके पास भी करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे जैसे समय सीमा नज़दीक आ रही है, हम उन जनजातियों पर दबाव डाल सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी निष्ठा घोषित नहीं की है और अपने संरक्षक समनरों को सौंपने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे उन्हें हमारी ताकत का अनुभव हो और वे जान सकें कि प्रतिरोध पूरी तरह से व्यर्थ है। हाइड्रा जनजाति के साथ बातचीत जल्द से जल्द समाप्त होनी चाहिए। मुझे 3 दिनों के भीतर परिणाम चाहिए। यदि वे अड़ियल बने रहे तो मैं अन्य 2 प्रमुख जनजातियों के साथ साथ उनका भी सफाया करने में संकोच नहीं करूंगा। शेष 2 जनजातियों के लिए भी मैंने एक अल्टीमेटम जारी किया, लेकिन कुछ नर्म शर्तों के साथ। आखिरकार मुझे तो बस उनके खजाने और उनके रक्षक ही चाहिए। इस समय तांग जेन ने एक उच्च कोटि के साधक की ओर मुड़कर देखा। तुमने हाल ही में समुद्री डाकू का वेश बनाकर उन छोटी जनजातियों पर हमला किया है और यह काफ़ी कारगर साबित हुआ है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जहां तक मुझे पता है, कई समुद्री डाकू गिरोहों ने भी ऐसा ही किया है और बहुत सारा खजाना भेजा है, और यहां तक कि कई गार्जियन समनर्स को भी पकड़ लिया है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है। हमें इन समुद्री लुटेरों को बड़े कबीलों पर हमला करने और लूटपाट करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जिससे हमारी अगली चाल आसान हो जाएगी। वापस जाओ और बेड़े में अदला बदली के प्रभारी व्यक्ति से कहो कि समुद्री लुटेरों की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ ग्रेनेड और अन्य हथियार शामिल करें। वैसे भी हमारे पास ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में हैं, बस परिवहनकर्ता को एक अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं इन समुद्री लुटेरों का इस्तेमाल उन कबीलों पर कहर बरपाने के लिए करूंगा जो विरोध करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद तांग जेन ने आगे कहा, जहां तक उन जनजातियों का सवाल है जिन्होंने पहले ही गाजियन समरन को सौंप दिया है, उन्हें कुछ पुरस्कार दिए जा सकते हैं और उनकी पहचान का प्रमाण प्रदान किया जा सकता है ताकि उन्हें समुद्री डाकुओं द्वारा हमले से बचाया जा सके। बेशक अगर कोई मूर्ख समुद्री डाकू हमारे नियमों की अवहेलना करने की हिम्मत करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उन्हें पूरी तरह से मिटा देंगे। इस समय तांग जेन ने राहत की एक लंबी सांस ली, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर होली ड्रैगन सिटी के आसपास के साधक तुरंत एक तरफ हट गए और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। अगले कुछ समय में बेड़ा तेजी से समुद्री आत्मा जनजाति के स्थान की ओर बढ़ा और फिर जनजाति के सामने मौजूद अनगिनत लोगों की सतर्क निगाहों के बीच धीरे धीरे जनजाति के केंद्र में नवनिर्मित तैरते द्वीप के पास पहुंचा। तांग जेन नीचे उतरे और आह्वान वेदी को तैरते हुए द्वीप के केंद्र में रखा, फिर उसका अध्ययन करने में एकाग्रचित हो गए। इस वेदी पर अंकित प्रतीक काफ़ी जटिल हैं, यहाँ तक कि तांग जेन के वर्तमान प्रतीकों के ज्ञान के साथ भी उन्हें इन्हें सावधानीपूर्वक समझने की आवश्यकता है। आखिरकार ये वेदी बहुत समय से अस्तित्व में है और टावर सिटी की दुनिया में ज्ञान का प्रसार अत्यंत कठिन है। एक ही प्रतीक के भी कई रूप हो सकते हैं। अगर कोई और यहाँ होता तो शायद वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाता।
जब तांग जैन मंत्रों की सरणी का अध्ययन कर रहा था, तभी होली ड्रैगन सिटी के साधकों का एक समूह तैरते हुए द्वीप के चारों ओर घूमने लगा, लगातार चर्चा और शोध करता रहा और कभी कभी कुछ इशारे भी करता रहा। वे इस बात पर शोध कर रहे हैं कि बुलाए गए रक्षकों को मारने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। जैसा कि तांग जैन ने जहाज पर कहा था, एक बार सम्मन वेदी सक्रिय हो जाने के बाद यह एक ब्लैक होल की तरह था जो अचानक आदिवासी संरक्षक के बगल में खुल गया और उसे तुरंत जललोक में खींच लिया। यदि सम्मनकर्ता सहयोग करने को तैयार नहीं है तो सम्मन वेदी सम्मन को मजबूर कर सकती है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि सम्मनकर्ता और समृद्ध प्राणी को जबरन मिला दिया जाएगा। जब उस महाद्वीपीय शहर ने इस आह्वान वेदी को खोला तो उसने केवल जबरदस्ती आह्वान का इस्तेमाल किया, आह्वानकर्ता और बुलाए गए प्राणी को आपस में मिला दिया, फिर उन्हें विस्फोट करके मार डाला और अंत में उनके शवों को जंजीरों से बांधकर पानी के नीचे स्थित मकबरे से बांध दिया। उस महाद्वीपीय स्तर के शहर का निर्माण जानबूझकर किया गया था और होली ड्रैगन सिटी को तब तक जबरन सम्मलन का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। तांग जैन को बस इतना करना था कि वह उन आदिवासी रक्षकों को जबरदस्ती बुलाए और फिर अपनी मारक क्षमता को केंद्रित करके उन्हें मौत के घाट उतार दे। स्टॉप अध्याय 922 प्रतिभा से प्यार करने वाला धनी कप्तान। आज के बाद जो समुद्री लुटेरे खजाने का आदान प्रदान करने के लिए पवित्र ड्रैगन नगरी जाते हैं, उन्हें ये देखकर सुखद आश्चर्य होगा कि पवित्र ड्रैगन नगरी के आपूर्ति भंडार में हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति में भारी वृद्धि हुई है। जब तक उनके पास पर्याप्त खजाना है, वे जितना चाहें उतना आदान प्रदान कर सकते हैं। ये पता चलने पर समुद्री डाकू निस्संदेह बहुत खुश होंगे और अपनी लूटी हुई संपत्ति को बिना किसी झिझक के उन हथियारों और उपकरणों के बदले सौंप देंगे जिनकी उन्हें इच्छा होगी। जब दोनों पक्ष बराबरी पर हों तो केवल बेहतर हथियार और उपकरण ही युद्ध प्रभावशीलता में वृद्धि की गारंटी दे सकते हैं। इस समय माओमाओ जनजाति पर हमला करने वाला समुद्री डाकू सरदार अपने द्वारा प्राप्त खजाने को सौंप रहा था और फिर उसे क्वार्टरमास्टर के कार्यालय में आपूर्ति के बदले में दे रहा था। होली ड्रैगन सिटी के क्वार्टरमास्टर द्वारा सभी वस्तुओं की सूची तैयार करने के बाद उसने कुछ देर तक अपनी कलाई पर लगे माइक्रो कंप्यूटर पर क्लिक किया, फिर उस समुद्री डाकू नेता की ओर देखा जिसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। इस बार आप जो खजाने लाए हैं उन्हें 15,000 पॉइंट्स के बदले बदला जा सकता है और आप जो संरक्षक सम्मन लाए हैं उसे 30,000 पॉइंट्स के बदले बदला जा सकता है, कुल मिलाकर 45,000 पॉइंट्स। तो आप किन वस्तुओं के बदले में कुछ सामान लेना चाहेंगे? हालांकि समुद्री डाकुओं के सरदार के पास अविश्वसनीय ताकत थी, लेकिन वह पूरी तरह से अनपढ़ था और उसे उस अंक प्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसका जिक्र क्वार्टरमास्टर कर रहा था। जैसे ही वह और सवाल पूछने ही वाला था, होली ड्रैगन सिटी से एक साधक वहां आ गया। उसकी आभा को देखकर लगता था कि वह एक उच्च कोटि का साधक होगा। समुद्री डाकुओं के सरदार के हैरान चेहरे को देखकर पवित्र ड्रैगन शहर का स्वामी उसके पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। क्या हुआ भाई, क्या तुम गिन नहीं सकते? होली ड्रैगन सिटी के स्वामी के गंभीर प्रश्नवाचक भाव को देखकर समुद्री डाकुओं का नेता शर्मिंदा हुआ और उसने अजीब तरह से सिर हिलाया। मैं तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर ही बता सकता हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि जब मैं पहले इस स्थिति में था तो मैंने भी ठीक इसी तरह प्रतिक्रिया दी थी। पवित्र ड्रैगन शहर के स्वामी ने दिल खोलकर हंसते हुए क्वार्टरमास्टर की ओर देखा। ओल्ड वुल्फस्किन, इस बच्चे ने कितने पॉइंट्स का आदान प्रदान किया? ये सुनकर क्वार्टरमास्टर, जिसे स्वामी साधक ने ओल्ड वुल्फस्किन कहा था, ने अपनी आंखें थोड़ी घुमाईं और उत्तर दिया, कुल 45,000 अंक। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या तुम लोगों ने पूरी जनजाति को ही खाली कर दिया? इसको सुनते ही होली ड्रैगन सिटी के स्वामी ने तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया और दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने एक गाजियन सम्रन का अपहरण कर लिया है और उनके स्तर के आधार पर उन्हें 30,000 अंक दे रहे हैं। ओल्ड वुल्फहाइड ने पवित्र ड्रैगन सिटी के चिल्लाते हुए लॉर्ड को असहायता से देखा, कुछ देर समझाया और फिर कहा, कैप्टन रिचमैन, क्या आप कृपया एक तरफ हटकर रास्ता दिखा सकते हैं? इससे मेरे काम पर बहुत असर पड़ रहा है। ये सुनकर धनी कप्तान ने अपने पीछे कतार में खड़े समुद्री कबीले के लोगों की ओर देखा, जो अपने गुस्से के आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, और समुद्री डाकू नेता को एक तरफ ले जाने से पहले अजीब तरह से मुस्कुराया। बच्चे, मुझे लगता है तुम काफी अच्छे हो। क्या तुम मेरे लिए काम करने में रुचि रखते हो? ये सुनकर समुद्री डाकुओं के सरदार का चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि सामने खड़ा व्यक्ति थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में एक उच्च कोटि का साधक था। किसी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा सराहना प्राप्त करने का मतलब न केवल होली ड्रैगन सिटी में तरजीही व्यवहार प्राप्त करना है, बल्कि जल जगत से बाहर निकलने की संभावनाओं को भी काफी हद तक बढ़ा देना है। मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद महोदय। आपको जो भी चाहिए बेझिझक बताएं। अगर संभव हुआ तो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे द्वारा सुझाए गए किसी भी बिंदु में कोई रुचि हो तो कृपया बेझिझक उसे अपना लें। समुद्री डाकुओं का सरदार लौटा, उसके लहजे में चापलूसी का भाव झलक रहा था।
हालांकि इन अंकों को सौंपने से उसे दुख हुआ, लेकिन अगर इससे उसे इस स्वामी साधक का सम्मान मिल सकता है तो कुछ अंकों का बलिदान करना कोई मायने नहीं रखता। ज़्यादा से ज़्यादा हम भाइयों को कुछ और समय तक टिके रहने देंगे, उसके बाद हम जाकर किसी समुद्री जनजाति पर हमला कर देंगे। चिंता मत करो, मेरा तुम्हारा फ़ायदा उठाने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार तुमने इन लाभों को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है और ये इतने कीमती हैं कि इन्हें संभालना मुश्किल है। इसके अलावा मैं उन चीज़ों को देखता भी नहीं हूँ। दरअसल मुझे लगा कि आप काफ़ी अच्छे हैं और मुझे आपकी प्रतिभा पसंद आए, इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी और बात की। धनी कप्तान ने एक सज्जन व्यक्ति का रूप धारण किया और समुद्री डाकुओं के सरदार से गंभीरतापूर्वक बात की। ओह, मुझे समझ आ गया, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। कृपया चिंता न करें। समुद्री डाकुओं के सरदार ने उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखा, जिससे धनी सरदार बेहद प्रसन्न हुआ। ठीक है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस बार आपकी मदद कर देता हूँ। बस मुझे बता दीजिए कि आप क्या बदलना चाहते हैं, मैं आपके लिए यात्रा कर लूँगा। ये सुनकर समुद्री डाकुओं का सरदार अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने धनी सरदार को बार बार धन्यवाद दिया। मुझे भोजन, हथियार और हो सके तो युद्धपोत चाहिए, क्योंकि पिछली लड़ाई में हमें भारी नुकसान हुआ था, इसलिए हमें कई चीज़ों की भरपाई करनी होगी। धनी कप्तान ने सिर हिलाया और समुद्री डाकुओं के सरदार से कहा, तुम्हारे पास काफ़ी अंक हैं जिनसे बहुत सारा सामान खरीदा जा सकता है। मैं तुम्हें बाद में कुछ और बढ़िया सामान दिला दूंगा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तब तक वे बगल में स्थित आपूर्ति जहाज तक चलकर कुछ ही कदमों में उस पर सवार हो गए थे। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, उनके सामने आपूर्ति का एक पहाड़ प्रकट हो गया, जिनमें से कई चीज़ों को देखकर समुद्री डाकुओं का सरदार बेहद ईर्ष्या करने लगा। धनी कप्तान समुद्री डाकुओं के सरदार के साथ होली ड्रैगन सिटी के कई साधकों के पास पहुंचा और उनसे वे बिल सौंपने को कहा जो क्वार्टरमास्टर ने अभी अभी जारी किए थे। यह मेरा नया भर्ती किया हुआ सहायक है, इसे सामान के बदले कुछ देना होगा। घटिया काम मत करो, मुझे बढ़िया सामान दो। समुद्री डाकुओं का सरदार उनके पीछे खड़ा था और पवित्र ड्रैगन शहर के कुछ साधकों को देखकर विनम्रतापूर्वक मुस्कुरा रहा था। ये सुनकर होली ड्रैगन सिटी के साधक मुस्कुराए और सिर हिलाया। उनमें से एक ने तो मजाक में ये भी कहा, जब अमीर कप्तान बोल रहा है तो हम अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। परिवहन कंपनी ने अभी अभी आपूर्ति का एक जत्था पहुंचाया है, जिसमें कुछ बहुत ही बढ़िया सामान शामिल है। ये रही सूची। जैसे ही वह बोल रहा था, भिक्षु ने अपनी कलाई पर लगे लघु कंप्यूटर को ऊपर उठाया और एक होलोग्राफिक छवि सामने आ गई। सैन्य मानक के हथगोले प्रत्येक 100 अंक, धुआं मारने वाले ग्रेनेड प्रत्येक 100 अंक, एकल शॉट राइफलें प्रत्येक 500 अंक। होली ड्रैगन सिटी के साधक ने स्क्रीन पलटते हुए इस आयोजन का परिचय दिया। धनी कप्तान के चेहरे पर उदासीनता का भाव था, जबकि समुद्री डाकुओं के सरदार की आंखें चमक रही थीं। उसने इनमें से कुछ चीज़ें पहले भी देखी थीं और कुछ के बारे में सुना था, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी अच्छी चीज़ें थीं। संक्षिप्त परिचय के बाद होली ड्रैगन सिटी के साधक ने समुद्री डाकू नेता की ओर देखकर कहा, मेरे पास भी हमलावर नौकाएं हैं। यदि आप इन्हें बदलना चाहते हैं तो मैं आपको 5000 अंक दे सकता हूँ। ये केवल धनी कप्तान के कारण ही संभव है। तलवार और धनुष जैसे हथियारों के लिए मैं आपको कुछ छूट दे सकता हूँ। तो आपने तय कर लिया है कि आप इनके बदले क्या लेना चाहते हैं? समुद्री डाकुओं के सरदार ने एक पल सोचा, फिर पवित्र ड्रैगन शहर के साधक से कहा, मुझे 2 हमलावर नौकाएं, 10 हथगोले, 10 धुएं के गोले और 10 एकल शॉट राइफलें चाहिए। ढेरों हथियार हासिल करने के बाद उसने अपने बचे हुए सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल खाना खरीदने में किया, जो केवल कुछ समय के लिए ही उसकी टीम के सदस्यों और उनके परिवारों का पेट भरने के लिए पर्याप्त था। इस दौरान वे आसानी से किसी समुद्री जनजाति को ढूंढकर एक और डकैती को अंजाम दे सकते थे, अपने निवेश की भरपाई कर सकते थे और यहाँ तक कि एक बड़ी दौलत भी कमा सकते थे। अपने ठिकानों को खाली देखकर और उनकी जगह भारी मात्रा में आपूर्ति देखकर समुद्री डाकुओं का सरदार गर्व और महत्वाकांक्षा से भर गया। धनी कप्तान को एक बार फिर धन्यवाद देने के बाद समुद्री डाकुओं के सरदार ने अपने दल के सदस्यों को आपूर्ति जहाज से सामान उतारना शुरू करने का आदेश दिया। मावफिश जनजाति द्वारा पीछा किए जाने के दौरान समुद्री डाकुओं के दल को भारी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी कई कुलीन लोग बच गए। इन लोगों को मुख्य सदस्य मानकर, साथ ही इस बार हथियारों और उपकरणों का आदान प्रदान होने के कारण समुद्री डाकू नेता को पूरा भरोसा था कि वह कुछ ही दिनों में लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लेगा और फिर कार्रवाई शुरू कर देगा। कुछ ही समय बाद उन्नत हथियारों से लैस समुद्री डाकुओं का दल समुद्री आत्मा जनजाति से निकल पड़ा और तुरंत ही सनसनी मचा दी। समुद्री डाकुओं के सरदार के कुछ बोलने से पहले ही कुछ नाविक उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या उसे किसी जनशक्ति की आवश्यकता है। आजकल समुद्र में रहने वाले घुमंतू लोग उन समुद्री जनजातियों से बिल्कुल भी नहीं डरते, बल्कि वे सब उन्हें लालची निगाहों से घूरते हैं, मानो भूखे भेड़िए चर्बी का टुकड़ा नोचने के लिए बेताब हों। समुद्री जनजातियों में किसान भी हैं और समुद्री खानाबदोश भी।
अतीत में अपर्याप्त उपकरणों और शक्ति के साथ साथ जनजाति के संरक्षकों की सुरक्षा के कारण वे दूसरों को उकसाने की परवाह नहीं करते थे। हालांकि पवित्र ड्रैगन शहर के उदय के साथ नाविकों में अब कोई संकोच नहीं रह गया था और वे सभी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्सुक थे। अपने नए उपकरणों के साथ ये समुद्री डाकू दल निस्संदेह बहुत अधिक मजबूत होगा और एक अचानक हमले में उन्हें भारी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। ये नाविक इस अवसर को देखते हुए इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। STOPPE अध्याय 923 बेचैन आदिवासी लोग। रात काफी ढल चुकी थी, आसमान में चमकीला चांद चमक रहा था। जल जगत के दिन का यह एक दुर्लभ शीतल क्षण था। हालांकि समुद्री हवा ताजगी भरी थी और लोगों को उनींदापन का एहसास करा रही थी, फिर भी कबीले की निगरानी मीनार की रखवाली कर रहे 2 कबीले के योद्धाओं ने अपनी सतर्कता में जरा भी ढील देने का साहस नहीं किया। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वे लगातार आसपास के समुद्र पर नजर रख रहे थे ताकि रात के अंधेरे में कोई दुश्मन उनके कबीले के पास न आ सके। इस उथल पुथल भरे समय के दौरान उनकी जनजाति भी प्रभावित हुई और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है कि रात्रिकालीन निगरानी, जो मूल रूप से केवल एक औपचारिकता थी, औपचारिक होने लगी और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा। इस दौरान पवित्र ड्रैगन शहर के उदय के साथ वे समुद्री खानाबदोश, जिन्हें पहले कबीले के लोग बेकार कीड़े समझते थे, वे सभी बेकाबू हो गए हैं। पहले की तरह समुद्री जनजातियों से बचने के बजाय वे उनके चारों ओर मंडराने लगे, भूखे भेड़ियों की तरह अपने शिकार को निहारते हुए। उनकी आंखों में लालच भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि उनकी नज़रों में ये समुद्री जीव चर्बीदार मांस के टुकड़ों की तरह हैं, जो एक मोहक सुगंध बिखेरते हैं और किसी भी क्षण झपट्टा मारकर खाने के लिए तैयार हैं। पहले तो कबीले के लोगों को अपमानित महसूस हुआ और गुस्से से भरकर वे उन्हें भगाने के लिए अपने कबीले से बाहर निकल पड़े। हालांकि हाल ही में चलाए गए एक निष्कासन अभियान के दौरान पहले आज्ञाकारी रहे उन नाविकों ने अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध करने का विकल्प चुना। भागने के बजाय उसने उसे भगाने आए आदिवासी योद्धाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और कुछ ही गोलियों में उन्हें मार डाला। स्पष्टतः ये नाविक उतने सरल नहीं है जितने वे दिखते हैं। वे संभवतः भेष बदले हुए किसान हैं। कबीले के लोगों की पैनी निगाहों के बीच इन समुद्री खानाबदोशों ने कबीले के लोगों के हथियार और कवच छीन लिए, जोर से हंसे और तेजी से दूर भाग गए। ये खबर सुनकर कबीले का मुखिया क्रोधित हो गया और उसने तुरंत कचरे से बने युद्धपोतों में 100 कबीले के योद्धाओं को उन समुद्री खानाबदोशों का पीछा करने के लिए भेजा जिन्होंने कबीले के लोगों की हत्या की थी। लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह एक जाल था। पीछा करने के दौरान 100 आदिवासी योद्धा अनजाने में समुद्री डाकुओं के एक दल द्वारा बिछाए गए घात में फंस गए। विभिन्न हथियारों से लैस 1000 से अधिक समुद्री डाकुओं से घिरे ये 100 योद्धा जल्द ही पूरी तरह से मारे जाने से पहले ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जब समुद्री जनजाति से अतिरिक्त सैनिक सहायता के लिए पहुंचे तो उन्होंने समुद्र पर तैरते हुए अपने लोगों के शव ही देखे। हथियारों, साजो सामान और पुराने युद्धपोतों को समुद्री लुटेरे लूट चुके थे। इस भयावह दृश्य को देखकर वहां मौजूद आदिवासी योद्धा क्रोधित हो गए और उनकी इच्छा हुई कि वे उन समुद्री डाकुओं का मांस और खून जिंदा ही खा जाएं। लेकिन क्रोध के अलावा कबीले के लोगों के दिलों में अनगिनत संदेह भी थे। वे सोच रहे थे कि आखिर किस चीज ने इन समुद्री खानाबदोशों को इतना साहसी बना दिया होगा। इन योद्धाओं के शवों को जनजाति में वापस लाए जाने के बाद स्वाभाविक रूप से पूरी जनजाति में दहशत फैल गई और पीड़ा भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसका सामना जनजाति ने दशकों से नहीं किया था। जनजाति के लोग इसे कैसे भुला सकते थे। वे सभी बदला लेने के लिए उग्र हो गए और कसम खाई कि जब तक समुद्री लुटेरे मारे नहीं जाते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन जैसे ही वे क्रोध से भरकर रवाना होने वाले थे, तभी कबीले के मुखिया ने उन्हें रोक दिया और चेतावनी दी कि वे अपने दम पर कोई कार्रवाई न करें। इन शब्दों ने तुरंत ही जनजाति के सदस्यों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया। क्रोधित होकर कबीले के लोगों ने अपने मुखिया से इस तरह का आदेश जारी करने का कारण पूछा। मुखिया ने कठोर भाव से कुछ ऐसा कहा जिससे वे तुरंत शांत हो गए। समुद्र में भटकने वाले कुछ तुच्छ लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें पवित्र ड्रैगन शहर से ऐसा करने का निर्देश मिला होगा। पवित्र ड्रैगन शहर शब्द सुनते ही पहले शोर मचा रहे कबीले के लोग चुप हो गए। इन जनजातियों के लिए अचानक प्रकट हुआ पवित्र ड्रैगन शहर एक बुरे सपने जैसा था। वे समुद्री जनजातियों के कट्टर दुश्मन थे और उनकी अपार शक्ति ने सभी समुद्री जनजातियों को आशंकित कर दिया था। कुछ समय पहले पवित्र ड्रैगन सिटी ने सैकड़ों हजारों जनजातीय सहयोगी बलों का तेजी से सफाया कर दिया था और यहां तक कि हाइड्रा जनजाति को भी पराजित कर दिया था, जिसके बाद से पवित्र ड्रैगन सिटी की क्रूरता पूरे जल जगत में फैल गई है। आत्म जागरूकता रखने वाली कोई भी समुद्री जनजाति जानती है कि वे पवित्र ड्रैगन शहर की अपार शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। जनजातीय संरक्षकों की मौजूदगी के बावजूद भी वे उनका मुकाबला नहीं कर सके। ध्यान रहे कि उस जनजातीय गठबंधन में 1 दर्जन से अधिक जनजातीय संरक्षक थे। एक ही समय पर हमला करने के बावजूद वे पवित्र ड्रैगन सिटी से पराजित हुए। कुछ मारे गए और कुछ भाग गए, जिससे जनजातीय गठबंधन को कोई सुरक्षा नहीं मिली।
रिहा किए गए कैदियों के अनुसार यदि आदिवासी रक्षक भागने में थोड़ी भी देर करते तो पवित्र ड्रैगन शहर द्वारा उनका सफाया हो जाना असंभव नहीं था। चूंकि होली ड्रैगन सिटी इस मामले में शामिल है, इसलिए भले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़े, वे फिलहाल अपना गुस्सा दबा सकते हैं। अन्यथा अगर वे होली ड्रैगन सिटी का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो वे निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आखिरकार इससे पहले होली ड्रैगन सिटी ने सभी जनजातियों को अपने गार्जियन समनर्स को सौंपने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि उनकी जनजाति ने इस बात को मानने में देरी की। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती जा रही थी, पूरा कबीला चिंता से भर गया था। सभी सरदार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। चाहे पवित्र ड्रैगन सिटी की मांगों का पालन करना हो या अंत तक उसके खिलाफ लड़ना हो, कबीले के लोगों को सुरक्षित महसूस करने के लिए अंततः एक जवाब की जरूरत है। आखिरकार इंतजार करने की प्रक्रिया ही सबसे कष्टदायक होती है। ये स्पष्ट नहीं है कि कबीले का मुखिया क्या सोच रहा था। होली ड्रैगन सिटी से सूचना मिलने के बाद भी उसने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इस वजह से जनजाति के सदस्यों के बीच लगातार अटकलें और चर्चाएं होती रहती हैं कि मुखिया वास्तव में क्या सोच रहा है। अब एक और घटना घटित हुई है जिसका संभवतः संबंध होली ड्रैगन सिटी से है, लेकिन कबीले के नेता ने एक बार फिर ऐसा निर्णय लिया है जो उन्हें बेहद हैरान और निराश करता है। कई आदिवासी पहले से ही असंतोष पाल रहे थे, लेकिन आदिवासी मुखिया के अधिकार के कारण वे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। कबीले के मुखिया का चेहरा बेहद गंभीर था। अगर कोई इस नाजुक मोड़ पर उसे नाराज करने की कोशिश करता तो निश्चित रूप से उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अंततः मामला वहीं समाप्त हो गया। मारे गए कबीले के सदस्यों के परिवारों को छोड़कर, जिनके मन में द्वेष था, बाकी कबीले के सदस्यों ने चुप रहना और नियत तारीख के आने का चुपचाप इंतजार करना चुना। हालांकि जनजाति के कई सदस्यों ने गुप्त रूप से तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वे इतनी लापरवाही से अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। इसी समय पहरे पर तैनात 2 आदिवासी योद्धाओं ने भी अनजाने में इस विषय को उठा दिया। चूंकि आसपास कोई और आदिवासी नहीं था, इसलिए उन्हें इस बारे में बात करने में कोई खास चिंता नहीं थी। अपनी बातचीत के दौरान दोनों ने कबीले के मुखिया के प्रति अपनी कुछ हद तक असंतुष्टि व्यक्त की। आखिरकार यह मामला पूरे कबीले के जीवन और मृत्यु से जुड़ा था और कबीले के मुखिया के कार्य अत्यधिक स्वार्थी प्रतीत हो रहे थे। मावफिश जनजाति की तरह उनकी जनजाति का संरक्षक सम्मना भी सरदार का पुत्र है। दरअसल इस तरह की बातें काफी सामान्य हैं। आखिर कबीले के मुखिया का पद और शक्ति बहुत अधिक होती है, तो भला कौन इतनी आसानी से इसे किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना चाहेगा। इसलिए अगले कबीले के मुखिया का पद मूल रूप से उनके बच्चों के लिए आरक्षित होता है। भले ही उनकी वंश परंपरा शुद्ध न हो, कबीले का मुखिया उनका पालन पोषण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हालांकि आदिवासी लोग इस बात से नाराज थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी 2 काली आकृतियां धीरे धीरे पहरेदार मीनार के नीचे समुद्र से निकलीं और चुपचाप झांकने लगीं। समुद्र के पानी से 2 पतली नलियां निकलीं, जो उन आदिवासी योद्धाओं की ओर इशारा कर रही थी जो अभी भी बातें कर रहे थे। फुफ! 2 मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज़ों के बाद बात कर रहे आदिवासी योद्धा अचानक अकड़ गए और जमीन पर गिर पड़े। यह एक बेहद विषैले समुद्री राक्षस की विष ग्रंथियों से निकाला और परिष्कृत किया गया विष है। इसकी मात्र थोड़ी सी मात्रा सुई के आकार की किसी व्यक्ति के पूरे शरीर को पल भर में कठोर कर सकती है, जिससे हृदय गति रुकने और मृत्यु हो सकती है। अपने लक्ष्य को गिरते देख समुद्र में मौजूद 2 अंधेरे आकृतियां तेजी से ऊपर चढ़ गईं। पहले वाले 2 आदिवासी योद्धाओं का वेश धारण किए हुए और साथ ही अपने हाथों में एक चमकती हुई वस्तु को उठाया और उसे कुछ बार दूर की ओर दबाया। संकेत भेजे जाने के बाद दूर समुद्र में अचानक जहाजों का एक समूह दिखाई दिया, जो तेजी से जनजाति के स्थान की ओर बढ़ रहा था। स्टॉप अध्याय 923 बेचैन आदिवासी लोग। रात काफी ढल चुकी थी, आसमान में चमकीला चांद चमक रहा था। जल जगत के दिन का यह एक दुर्लभ शीतल क्षण था। हालांकि समुद्री हवा ताजगी भरी थी और लोगों को उनींदापन का एहसास करा रही थी, फिर भी कबीले की निगरानी मीनार की रखवाली कर रहे 2 कबीले के योद्धाओं ने अपनी सतर्कता में जरा भी ढील देने का साहस नहीं किया। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वे लगातार आसपास के समुद्र पर नजर रख रहे थे ताकि रात के अंधेरे में कोई दुश्मन उनके कबीले के पास न आ सके। इस उथल पुथल भरे समय के दौरान उनकी जनजाति भी प्रभावित हुई और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है कि रात्रिकालीन निगरानी, जो मूल रूप से केवल एक औपचारिकता थी, औपचारिक होने लगी और इसे बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा। इस दौरान पवित्र ड्रैगन शहर के उदय के साथ वे समुद्री खानाबदोश, जिन्हें पहले कबीले के लोग बेकार कीड़े समझते थे, वे सभी बेकाबू हो गए हैं। पहले की तरह समुद्री जनजातियों से बचने के बजाय वे उनके चारों ओर मंडराने लगे, भूखे भेड़ियों की तरह अपने शिकार को निहारते हुए। उनकी आंखों में लालच भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि उनकी नज़रों में ये समुद्री जीव चर्बीदार मांस के टुकड़ों की तरह हैं, जो एक मोहक सुगंध बिखेरते हैं और किसी भी क्षण झपट्टा मारकर खाने के लिए तैयार हैं। पहले तो कबीले के लोगों को अपमानित महसूस हुआ और गुस्से से भरकर वे उन्हें भगाने के लिए अपने कबीले से बाहर निकल पड़े। हालांकि
हाल ही में चलाए गए एक निष्कासन अभियान के दौरान पहले आज्ञाकारी रहे उन नाविकों ने अप्रत्याशित रूप से प्रतिरोध करने का विकल्प चुना। भागने के बजाय उसने उसे भगाने आए आदिवासी योद्धाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और कुछ ही गोलियों में उन्हें मार डाला। स्पष्टतः ये नाविक उतने सरल नहीं हैं जितने वे दिखते हैं, वे संभवतः भेष बदले हुए किसान हैं। कबीले के लोगों की पैनी निगाहों के बीच इन समुद्री खानाबदोशों ने कबीले के लोगों के हथियार और कवच छीन लिए, जोर से हंसे और तेजी से दूर भाग गए। ये खबर सुनकर कबीले का मुखिया क्रोधित हो गया और उसने तुरंत कचरे से बने युद्धपोतों में 100 कबीले के योद्धाओं को उन समुद्री खानाबदोशों का पीछा करने के लिए भेजा जिन्होंने कबीले के लोगों की हत्या की थी। लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह एक जाल था। पीछा करने के दौरान 100 आदिवासी योद्धा अनजाने में समुद्री डाकुओं के एक दल द्वारा बिछाए गए घात में फंस गए। विभिन्न हथियारों से लैस 1000 से अधिक समुद्री डाकुओं से घिरे ये 100 योद्धा जल्द ही पूरी तरह से मारे जाने से पहले ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। जब समुद्री जनजाति से अतिरिक्त सैनिक सहायता के लिए पहुंचे तो उन्होंने समुद्र पर तैरते हुए अपने लोगों के शव ही देखे। हथियारों, साजो सामान और पुराने युद्धपोतों को समुद्री लुटेरे लूट चुके थे। इस भयावह दृश्य को देखकर वहां मौजूद आदिवासी योद्धा क्रोधित हो गए और उनकी इच्छा हुई कि वे उन समुद्री डाकुओं का मांस और खून जिंदा ही खा जाएं। लेकिन क्रोध के अलावा कबीले के लोगों के दिलों में अनगिनत संदेह भी थे। वे सोच रहे थे कि आखिर किस चीज़ ने इन समुद्री खानाबदोशों को इतना साहसी बना दिया होगा। इन योद्धाओं के शवों को जनजाति में वापस लाए जाने के बाद स्वाभाविक रूप से पूरी जनजाति में दहशत फैल गई और पीड़ा भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसका सामना जनजाति ने दशकों से नहीं किया था। जनजाति के लोग इसे कैसे भुला सकते थे। वे सभी बदला लेने के लिए उग्र हो गए और कसम खाई कि जब तक समुद्री लुटेरे मारे नहीं जाते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन जैसे ही वे क्रोध से भरकर रवाना होने वाले थे तभी कबीले के मुखिया ने उन्हें रोक दिया और चेतावनी दी कि वे अपने दम पर कोई कार्रवाई न करें। इन शब्दों ने तुरंत ही जनजाति के सदस्यों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया। क्रोधित होकर कबीले के लोगों ने अपने मुखिया से इस तरह का आदेश जारी करने का कारण पूछा। मुखिया ने कठोर भाव से कुछ ऐसा कहा जिससे वे तुरंत शांत हो गए। समुद्र में भटकने वाले कुछ तुच्छ लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि उन्हें पवित्र ड्रैगन शहर से ऐसा करने का निर्देश मिला होगा। पवित्र ड्रैगन शहर शब्द सुनते ही पहले शोर मचा रहे कबीले के लोग चुप हो गए। इन जनजातियों के लिए अचानक प्रकट हुआ पवित्र ड्रैगन शहर एक बुरे सपने जैसा था। वे समुद्री जनजातियों के कट्टर दुश्मन थे और उनकी अपार शक्ति ने सभी समुद्री जनजातियों को आशंकित कर दिया था। कुछ समय पहले पवित्र ड्रैगन सिटी ने सैकड़ों हजारों जनजातीय सहयोगी बलों का तेजी से सफाया कर दिया था और यहां तक कि हाइड्रा जनजाति को भी पराजित कर दिया था, जिसके बाद से पवित्र ड्रैगन सिटी की क्रूरता पूरे जल जगत में फैल गई है। आत्म जागरूकता रखने वाली कोई भी समुद्री जनजाति जानती है कि वे पवित्र ड्रैगन शहर की अपार शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। जनजातीय संरक्षकों की मौजूदगी के बावजूद भी वे उनका मुकाबला नहीं कर सके। ध्यान रहे कि उस जनजातीय गठबंधन में 1 दर्जन से अधिक जनजातीय संरक्षक थे। एक ही समय पर हमला करने के बावजूद वे पवित्र ड्रैगन सिटी से पराजित हुए। कुछ मारे गए और कुछ भाग गए, जिससे जनजातीय गठबंधन को कोई सुरक्षा नहीं मिली। रिहा किए गए कैदियों के अनुसार यदि आदिवासी रक्षक भागने में थोड़ी भी देर करते तो पवित्र ड्रैगन शहर द्वारा उनका सफाया हो जाना असंभव नहीं था। चूंकि होली ड्रैगन सिटी इस मामले में शामिल है, इसलिए भले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़े, वे फिलहाल अपना गुस्सा दबा सकते हैं। अन्यथा अगर वे होली ड्रैगन सिटी का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं तो वे निश्चित रूप से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आखिरकार इससे पहले होली ड्रैगन सिटी ने सभी जनजातियों को अपने गार्जियन समनर्स को सौंपने का आदेश जारी कर दिया था। हालांकि उनकी जनजाति ने इस बात को मानने में देरी की। जैसे जैसे समय सीमा नज़दीक आती जा रही थी, पूरा कबीला चिंता से भर गया था। सभी सरदार के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। चाहे पवित्र ड्रैगन सिटी की मांगों का पालन करना हो या अंत तक उसके खिलाफ लड़ना हो, कबीले के लोगों को सुरक्षित महसूस करने के लिए अंततः एक जवाब की जरूरत है। आखिरकार इंतजार करने की प्रक्रिया ही सबसे कष्टदायक होती है। ये स्पष्ट नहीं है कि कबीले का मुखिया क्या सोच रहा था। होली ड्रैगन सिटी से सूचना मिलने के बाद भी उसने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इस वजह से जनजाति के सदस्यों के बीच लगातार अटकलें और चर्चाएं होती रहती हैं कि मुखिया वास्तव में क्या सोच रहा है। अब एक और घटना घटित हुई है जिसका संभवतः संबंध होली ड्रैगन सिटी से है, लेकिन कबीले के नेता ने एक बार फिर ऐसा निर्णय लिया है जो उन्हें बेहद हैरान और निराश करता है। कई आदिवासी पहले से ही असंतोष पाल रहे थे, लेकिन आदिवासी मुखिया के अधिकार के कारण वे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। कबीले के मुखिया का चेहरा बेहद गंभीर था। अगर कोई इस नाजुक मोड़ पर उसे नाराज करने की कोशिश करता तो निश्चित रूप से उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अंततः मामला वहीं समाप्त हो गया। मारे गए कबीले के सदस्यों के परिवारों को छोड़कर, जिनके मन में द्वेष था, बाकी कबीले के सदस्यों ने चुप रहना और नियत तारीख के आने का चुपचाप इंतजार करना चुना।
हालांकि जनजाति के कई सदस्यों ने गुप्त रूप से तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वे इतनी लापरवाही से अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। इसी समय पहरे पर तैनात 2 आदिवासी योद्धाओं ने भी अनजाने में इस विषय को उठा दिया। चूंकि आसपास कोई और आदिवासी नहीं था, इसलिए उन्हें इस बारे में बात करने में कोई खास चिंता नहीं थी। अपनी बातचीत के दौरान दोनों ने कबीले के मुखिया के प्रति अपनी कुछ हद तक असंतुष्टि व्यक्त की। आखिरकार यह मामला पूरे कबीले के जीवन और मृत्यु से जुड़ा था, और कबीले के मुखिया के कार्य अत्यधिक स्वार्थी प्रतीत हो रहे थे। मावफिश जनजाति की तरह उनकी जनजाति का संरक्षक सम्मना भी सरदार का पुत्र है। दरअसल इस तरह की बातें काफ़ी सामान्य हैं। आखिर कबीले के मुखिया का पद और शक्ति बहुत अधिक होती है, तो भला कौन इतनी आसानी से इसे किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना चाहेगा। इसलिए अगले कबीले के मुखिया का पद मूल रूप से उनके बच्चों के लिए आरक्षित होता है। भले ही उनकी वंश परंपरा शुद्ध न हो, कबीले का मुखिया उनका पालन पोषण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। हालांकि आदिवासी लोग इस बात से नाराज थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी 2 काली आकृतियां धीरे धीरे पहरेदार मीनार के नीचे समुद्र से निकलीं और चुपचाप झांकने लगीं। समुद्र के पानी से 2 पतली नलियां निकलीं, जो उन आदिवासी योद्धाओं की ओर इशारा कर रही थी जो अभी भी बातें कर रहे थे। फुफ! 2 मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज़ों के बाद बात कर रहे आदिवासी योद्धा अचानक अकड़ गए और ज़मीन पर गिर पड़े। यह एक बेहद विषैले समुद्री राक्षस की विष ग्रंथियों से निकाला और परिष्कृत किया गया विष है। इसकी मात्र थोड़ी सी मात्रा सुई के आकार की किसी व्यक्ति के पूरे शरीर को पल भर में कठोर कर सकती है, जिससे हृदय गति रुकने और मृत्यु हो सकती है। अपने लक्ष्य को गिरते देख समुद्र में मौजूद 2 अंधेरे आकृतियां तेजी से ऊपर चढ़ गईं। पहले वाले 2 आदिवासी योद्धाओं का वेश धारण किए हुए, और साथ ही अपने हाथों में एक चमकती हुई वस्तु को उठाया और उसे कुछ बार दूर की ओर दबाया। संकेत भेजे जाने के बाद दूर समुद्र में अचानक जहाज़ों का एक समूह दिखाई दिया, जो तेजी से जनजाति के स्थान की ओर बढ़ रहा था। स्टॉप अध्याय 924 समुद्री जनजाति पर रात्रि का छापा। जल्दी करो, क्या तुम सब ने अभी तक खाना नहीं खाया? चांदनी रात में जगमगाते समुद्र पर अनगिनत समुद्री डाकुओं द्वारा संचालित कचरा ढोने वाले जहाज़ों का एक बेड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे स्थित समुद्री जनजातियों की दूरी लगातार कम होती जा रही है। इसके बावजूद जहाज के अगले हिस्से में खड़ा समुद्री डाकुओं का सरदार संतुष्ट नहीं था और अपने आदमियों को फिर से गति बढ़ाने के लिए उकसाता रहा। बॉस, हम इससे ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकते। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नेता की प्रेरणा सुनने के बाद एक युवा समुद्री डाकू ने गहरी सांस ली और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे यार, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। खाना खाते समय तुमने इतनी बकवास क्यों नहीं की? सबसे ज़्यादा तो तुमने ही खाया था। अब जब हम एक निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं, तो तुम फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें मार खाने की इच्छा हो रही है? मैं आपको बता दूं, यह अभियान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। होली ड्रैगन सिटी के बड़े अधिकारियों का समर्थन हासिल कर पाना आज रात के अभियान के नतीजे पर निर्भर करता है। हमारे नेता की बदौलत हमें होली ड्रैगन सिटी से अच्छे हथियारों का एक विशाल जखीरा मिला है, जिसका इस्तेमाल हम एक बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए करेंगे। अगर तुमने इस अहम मौके पर मुझे निराश किया, तो तुम्हें देखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। समुद्री डाकुओं के सरदार ने सबकी ओर देखा और बेहद गंभीर स्वर में उन्हें याद दिलाया। ओह, मुझे पता है, शिकायत करना बंद करो, मैं आज रात तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। जैसे ही युवा समुद्री डाकू ने बोलना शुरू किया, उसके अधीनस्थों की गतिविधियां जरा भी धीमी नहीं हुईं, बल्कि इसके विपरीत वे और भी बढ़ गईं। हालांकि कचरे के युद्धपोत को आगे बढ़ाना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस साधारण से कचरे के युद्धपोत को बिजली की गति से चलाने के लिए सभी सदस्यों को तालमेल बिठाकर काम करना होगा। जैसे ही युवा समुद्री डाकू ने अपनी गति बढ़ाई, उसी जहाज पर मौजूद अन्य समुद्री डाकुओं ने भी अपनी गति बढ़ा दी, जिससे कचरा युद्धपोत को एक बार फिर से गति पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। समुद्री डाकुओं के बेड़े के सबसे आगे 2 काले रंग से रंगी हुई हमलावर नौकाएं थीं, जो समुद्री डाकुओं के दल के कुलीन सदस्यों से भरी हुई थीं। इंजन की आवाज़ से जनजाति के सदस्यों को परेशान करने से बचने के लिए हमलावर नाव को इस समय चालू नहीं किया गया था, और इसके बजाय इसे मानव श्रम द्वारा आगे बढ़ाया गया था। धनी कप्तान का चहेता समुद्री डाकू कप्तान जहाज के अगले हिस्से में खड़ा था। रात के समय असामान्य रूप से शांत जल जनजाति को देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। इस ऑपरेशन से निश्चित रूप से और भी अधिक अंक मिलेंगे। पवित्र ड्रैगन शहर से प्राप्त उपकरणों ने उसे भरपूर आत्मविश्वास दिया। माओ माओ जनजाति पर पिछले हमले की तुलना में उसके समुद्री डाकू दल की युद्ध क्षमता एक स्तर से भी अधिक बढ़ गई थी। इसके अलावा इस बार रवाना होने से पहले उन्होंने समुद्री आत्मा जनजाति के सामने मौजूद खानाबदोश समुद्री लोगों में से कई विशेषज्ञों को भर्ती किया। उनके शामिल होने से जनजाति के साधकों के खिलाफ लड़ते समय उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। मैं इसे आखिरी बार दोहरा रहा हूँ, एक बार जब हम कबीले में घुस जाएंगे तो हमें योजना का ठीक ठीक पालन करना होगा।
किसी भी प्रकार की लापरवाही की अनुमति नहीं है। आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्दयतापूर्वक मृत्युदंड दिया जाएगा। समुद्री डाकुओं के सरदार ने उन समुद्री डाकुओं की ओर देखा और मिशन के निर्देशों को दोहराया। इस बार हमारा प्राथमिक उद्देश्य किसी भी कीमत पर उस जनजाति के संरक्षक सम्मन को पकड़ना और वापस लाना है। मैं इस समूह का नेतृत्व करूंगा। याद रखना, मैं उन्हें जीवित देखना चाहता हूं। बंदूकधारियों का निशाना वे आदिवासी भिक्षु हैं। जैसे ही वे दिखें उन्हें गोली मार दो और मार डालो। यहाँ ज़्यादा ग्रेनेड नहीं है, इसलिए इनका इस्तेमाल सोच समझकर करें और जब तक बेहद ज़रूरी न हो इन्हें इधर उधर न फेंकें। दूसरे समूह का काम जनजाति के खजाने को खाली करना है। रास्ता साफ करने के लिए जल्द ही एक स्पीड बोट भेजी जाएगी, अन्य पुराने युद्धपोतों को पास ही रहना चाहिए और पीछे नहीं छूटना चाहिए। निवासियों के घरों में मौजूद कीमती वस्तुओं की बात करें तो आप जो ले सकते हैं ले लें, लेकिन जो नहीं ले सकते उसे न लें। किसी भी हालत में इसे हमारे महत्वपूर्ण काम में बाधा न बनने दें। क्या आप सभी को याद है मैंने क्या कहा था? ये कहकर समुद्री डाकुओं के सरदार ने अपने अधीनस्थों की ओर ठंडी निगाहों से देखा और धीमी आवाज में पूछा, चिंता मत करो बॉस, हमने सब कुछ संभाल लिया है। समुद्री लुटेरों ने एक साथ जवाब दिया, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी रखी ताकि आगे मौजूद समुद्री जनजाति को सतर्क न कर दें। ये सुनकर समुद्री डाकुओं के सरदार ने हल्के से सिर हिलाया, लापरवाही से अपनी कमर से तलवार निकाली और उसे आगे की ओर घुमाया। तो फिर चलो मिलकर हमला करते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, समुद्री डाकुओं का बेड़ा, जो अब तक चुप रहने की कोशिश कर रहा था, अब और संकोच नहीं कर सका और सीधे जनजाति की रक्षात्मक दीवार की ओर बढ़ गया। छप छप, अचानक कबीले के मुख्य द्वार को खोलने और बंद करने वाले द्वार से समुद्र में कई काली आकृतियां प्रकट हुईं। कबीले के योद्धाओं की भयभीत निगाहों के बीच उन्होंने उन्हें तेजी से समुद्र में घसीट लिया। उसी समय कबीले के द्वार झट से खुल गए और तेज गति से आ रहे समुद्री लुटेरों का बेड़ा जरा भी धीमा नहीं हुआ। भूखे भेड़ियों की तरह वे भेड़शाला में घुसने लगे और तेजी से कबीले में प्रवेश करने लगे। मानव शक्ति पर निर्भर रहने वाली दोनों हमलावर नौकाओं को भी तुरंत चालू किया गया और वे जनजाति के बीच से गर्जना करते हुए निकल पड़ीं। अरे नहीं, समुद्री डाकू आ रहे हैं। जब कबीले का एक सदस्य आधी रात को उठा तो उसने अनजाने में उस समुद्री डाकू दल को देख लिया जो कबीले में घुस आया था और तुरंत डर के मारे चीखने लगा। हालांकि जैसे ही उसने अपनी आवाज निकाली, तेज हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक नुकीला तीर उसके गले में जा लगा, जिसका नोक उसके सिर के पिछले हिस्से से बाहर निकला हुआ था। मरने से पहले वह आदिवासी दर्द से कराह उठा, फिर सिर के बल अंधेरे समुद्र में गिर गया। दरअसल इस कबीले के सदस्य की चेतावनी के बिना भी अन्य समुद्री कबीलों के सदस्यों ने इस असामान्य स्थिति को पहले ही देख लिया था। शोरगुल और अफरा तफरी के बीच कबीले के सदस्य कचरे से भरे जहाज से बाहर भागते रहे, उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। प्रकाश उपकरणों की कमी के कारण समुद्री जनजातियां रात में अंधेरे में डूब जाती थीं, जिससे उनके लिए ये स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो जाता था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब युद्ध की चीखें सुनाई देती तो सबसे धीमा व्यक्ति भी समझ जाता कि क्या हो रहा है। उन दुष्ट समुद्री लुटेरों ने सचमुच रात के अंधेरे में हमला कर दिया। यह महसूस होते ही कबीले के सभी लोगों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और रात में घुसपैठ करने वाले समुद्री डाकुओं के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। हालांकि अच्छी तरह से तैयार समुद्री डाकुओं की तुलना में ये आदिवासी लोग अप्रत्याशित हमले के शिकार हुए और स्वाभाविक रूप से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उस समय समुद्री जनजातियों में समुद्री लुटेरे 3 या 5 के समूहों में घूमते थे। जब भी उनका सामना किसी ऐसे कबीले के सदस्य से होता जो उनका विरोध करता, तो वे बिना किसी झिझक के उन्हें मार डालते और आगे बढ़ जाते। यदि जनजाति का कोई भी सदस्य जनजातीय जलमार्ग के किनारों पर दिखाई देता है तो कचरा ले जाने वाले युद्धपोत पर सवार तीरंदाज उन पर तुरंत हमला करेंगे। रात में रोशनी की कमी के कारण कबीले के लोग अनजाने में ही इकट्ठा हो गए। कभी कभी तो उन्हें तीरंदाजों के निशाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वे बस भीड़ पर बेतरतीब ढंग से तीर चला देते थे। इस बार उन्होंने होली ड्रैगन सिटी से बड़ी संख्या में तीर प्राप्त किए हैं और अपने स्वयं के भंडार के साथ वे उनका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। धुंधली चांदनी में तीर लगातार निकलते रहे और निर्दयता से कबीले के लोगों की जान लेते रहे। समुद्री लुटेरों के तीरंदाजों के दमन के कारण ये कबीलेवासी समुद्री लुटेरों के बेड़े के करीब नहीं जा सके और उन्हें केवल अपने जलमार्गों में मनमाने ढंग से उत्पात मचाने और हत्या करने की अनुमति दे सके। जल्दी करो, कबीले का खजाना बस आगे ही है। सब लोग वहां धावा बोलो। एक तेज गति से चल रही हमलावर नाव पर समुद्री डाकुओं के दल का कनिष्ठ नेता, जो अभियान का निर्देशन कर रहा था, चिल्लाया और एक तीर से उस कबीले के योद्धा को मार गिराया जो नाव पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। खजाने की तिजोरी शब्द सुनते ही समुद्री डाकू तुरंत चौकन्ने हो गए, अपनी तलवारें लहराने लगे और उत्तेजित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने कचरे से भरे युद्धपोतों को बेतहाशा चलाया और अग्रणी हमलावर नाव का पीछा करते हुए जनजाति के खजाने की तिजोरी की ओर धावा बोल दिया।
स्टॉप। अध्याय 925 भयंकर युद्ध। समुद्री लुटेरों को असल में केवल धन ही रोमांचित करता है। ये सुनकर कि कबीले का खजाना कक्ष ठीक उनके सामने है, समुद्री डाकू तुरंत बेहद उत्साहित हो गए और कबीले के योद्धाओं के हमलों को करीब आते देख वे घबराकर इधर उधर देखने लगे। इस समय उनकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। वूश वूश। जैसे ही वे खजाने के कक्ष के पास पहुंचे, जहाजों पर मौजूद समुद्री डाकुओं के तीरंदाजों ने लगातार तीर चलाए, जबकि अन्य समुद्री डाकुओं ने खजाने के तहखाने तक जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने वाले आदिवासी योद्धाओं पर मछली की हड्डियों और सीपियों से बने प्रक्षेपास्त्र फेंके। चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी और तनावग्रस्त आदिवासी योद्धा प्रतिक्रिया करने से पहले ही वे सभी जमीन पर गिर पड़े। भाइयों, आगे बढ़ो और मार डालो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। पलक झपकते ही हमलावर नौकाओं के नेतृत्व में ये पुराने युद्धपोत खजाने के तहखाने के सामने पहुंच गए। फिर भूखे भेड़ियों की तरह समुद्री लुटेरे इन पुराने युद्धपोतों पर टूट पड़े और पलक झपकते ही कबीले के योद्धाओं के सामने आ गिरे। जैसे ही वे आपस में टकराए, एक तीखी आवाज गूंज उठी, मानो कोई धारदार हथियार मांस को काट रहा हो। क्रोध से चेहरे विकृत किए समुद्री लुटेरे अजीबोगरीब चीखें निकालते हुए अपने हथियार लहराते हुए आदिवासी योद्धाओं पर बेरहमी से वार कर रहे थे। धुंधली चांदनी में खून की बौछारें समुद्री लुटेरों के सिर और चेहरों पर बिखरती हुई दिखाई दे रही थीं। खजाने और रक्तपात के रोमांच ने इन समुद्री डाकुओं को और भी पागल कर दिया, मानो उन्हें अपनी जान की कोई परवाह ही न हो, और उन्होंने कबीले के योद्धाओं को खजाने के कमरे के सामने धकेल दिया। समुद्री लुटेरों के उन्मादी हमले और वार काट के बीच आदिवासी योद्धा केवल एक क्षण के लिए ही टिक पाए और अंततः जमीन पर गिर पड़े। बूम! एक दबी हुई सी आवाज के साथ खजाने की तिजोरी का दरवाजा कई समुद्री डाकुओं द्वारा चीरकर खोल दिया गया और वह जमीन पर जोर से गिर पड़ा। कमरे के अंदर मौजूद खजाने का पहाड़ तुरंत समुद्री लुटेरों के सामने प्रदर्शित किया गया, जिनमें से कुछ से हल्की रोशनी भी निकल रही थी। जल्दी करो और इन सभी खजानों को जहाज पर लाद दो, फिर हम तुरंत रवाना होंगे। खजाने की तिजोरी को लूटने का जिम्मा संभाल रहे समुद्री डाकुओं के सरदार ने मुड़कर चिल्लाया। कमरे में मौजूद तमाम खजानों को देखकर उसका चेहरा अनियंत्रित खुशी से भर गया था। आदेश देने के बाद उसने उमड़ते हुए आदिवासी योद्धाओं की ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और वह उनसे मिलने चला गया। भयंकर युद्ध पलक झपकते ही फिर से शुरू हो गया। खजाने की तिजोरी को लूटने के लिए जिम्मेदार समुद्री लुटेरे सफल तो हो गए, लेकिन एक अन्य विशिष्ट समुद्री लुटेरों का दल एक तेज नाव के नेतृत्व में जल्दी ही जनजाति के केंद्र में पहुंच गया। ये वह क्षेत्र है जहां आदिवासी अभिजात वर्ग और नेता निवास करते हैं, और यह उनका लक्ष्य स्थल भी है। सब लोग तुरंत निकल जाओ। कबीले के सम्मना को ढूंढो और उसे काबू में करो, बस उसे मारो मत। समुद्री डाकुओं का सरदार चिल्लाया और आगे बढ़कर हमलावर नाव से कूद गया और युद्ध की तलवार लिए एक आदिवासी किसान की ओर दौड़ पड़ा। इस आदिवासी भिक्षु के अलावा कई आदिवासी योद्धा भी थे, जिन्होंने समुद्री डाकुओं के नेता को घेर लिया था और हमले में उसका साथ दिया था। ये देखकर समुद्री डाकुओं के सरदार ने जरा भी भय नहीं दिखाया और हंसते हुए दुश्मन से भयंकर युद्ध छेड़ दिया और अपनी तलवार के कुछ ही तेज वारों में दो कबीले के योद्धाओं को मार गिराया। उनके ठीक पीछे चल रहे कुलीन समुद्री डाकू भी जोर जोर से हंसने लगे, मानो भूखे भेड़ियों का झुंड चमकती आंखों से उस इलाके का लगातार जायजा ले रहा हो जहां आदिवासी सरदार रहते थे। उन्होंने अपने हथियार लहराए और घर घर के दरवाजे तोड़कर संबंधकर्ता की तलाश करने लगे। क्योंकि यह क्षेत्र जनजाति का केंद्रीय क्षेत्र है, इसलिए इसकी रक्षा क्षमता स्वाभाविक रूप से आम जनजातियों के रहने वाले क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है। समुद्री डाकुओं के आक्रमण की जानकारी मिलते ही कई जनजातिवासी यहां आ दौड़े। कुछ ही समय बाद बड़ी संख्या में कबीले के लोग आ गए और इन कुलीन समुद्री डाकुओं से लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान एक बूढ़ा समुद्री डाकू समूह के पीछे खड़ा था और उसने छुपकर हमले करने के लिए कई कपटपूर्ण तरीकों का इस्तेमाल किया और अराजकता का फायदा उठाते हुए लगातार 5 या 6 आदिवासी योद्धाओं को मार डाला। कबीले के सदस्यों के समूह को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर बूढ़े समुद्री डाकू के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान कौंध गई और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक ग्रेनेड निकाल लिया। ये हथियार उसे समुद्री डाकुओं के सरदार ने दिया था, जिसने उसे सही समय पर इसका इस्तेमाल करने के लिए कहा था। पवित्र ड्रैगन शहर के योद्धाओं द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए बूढ़े समुद्री डाकू ने झट से टोपी उतारी, रस्सी निकाली और उसे पास आ रहे कबीले के लोगों की ओर निशाना साधते हुए उन पर फेंक दिया। उसी समय बूढ़े समुद्री डाकू ने चिल्लाकर कहा, ग्रेनेड। कबीले के लोगों से लड़ रहे कुलीन समुद्री लुटेरे यह आवाज़ सुनकर स्तब्ध रह गए। फिर उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे बिना किसी झिझक के अपने शरीर को नीचे झुकाकर या जमीन पर गिर पड़े। दुश्मन के अजीब व्यवहार ने कबीले के लोगों को अचंभित कर दिया, लेकिन साथ ही उनके दिलों में संकट की भावना भी पैदा हो गई। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक जोरदार धमाका हुआ और अचानक उनकी आंखों के सामने एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमक उठी। बूम! भयंकर विस्फोट ने बेखबर कबीलेवासियों को चौंका दिया, जिससे वे स्तब्ध और भ्रमित रह गए।
जो कबीलेवासी छर्रों की चपेट में आए वे उड़ गए और पलक झपकते ही 10 से अधिक लोग गिर पड़े। उनके शरीर खून और मांस से लथपथ थे। वाह, वह ग्रेनेड तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। इस चौंकाने वाले दृश्य को देखने के बाद एक कुलीन समुद्री डाकू की आंखें चमक उठीं और उसने अनजाने में अपनी कमर पर लगी जेब को छुआ। उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी उम्मीद का भाव था। तुम वहां खड़े मत रहो, उन सबको मार डालो। विस्फोट से उबरने वाला पहला व्यक्ति समुद्री डाकुओं का सरदार था। उसने अपने सामने खड़े आदिवासी साधक को जमीन पर पटक दिया और अपने आदमियों पर चिल्लाया, मार डालो। एक जोरदार दहाड़ ने सभी समुद्री डाकुओं को होश में ला दिया। वे तुरंत मुस्कुराए और अपने आसपास के कबीलेवासियों पर टूट पड़े। उड़ती हुई तलवारों के बीच 10 से अधिक कबीलेवासी जमीन पर गिर पड़े। लानत है तुम कमीनों की, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। जब दोनों पक्षों के बीच भयंकर झड़प हुई तो समुद्री जनजाति का सरदार भी अस्त व्यस्त कवच पहने, अपनी तलवार लहराते हुए और जोर से दहाड़ते हुए बाहर निकल आया। दिव्य जादूगर, उस आदमी को मार डालो। समुद्री डाकुओं के सरदार को कई आदिवासी किसानों से लड़ते और लगातार बढ़त हासिल करते देख आदिवासी सरदार ने अपने बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के आदिवासी पर चिल्लाया। ये सुनकर दूसरे पक्ष ने मंत्रोच्चार करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। उसकी हथेली में ठंडी ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं एकत्रित हुईं और उससे लगातार एक सर्द आभा निकलती रही। आइस स्पीयर, जाओ। अधेड़ उम्र के जादूगर की धीमी दहाड़ के साथ 1 मीटर लंबा नुकीला बर्फीला भाला अचानक हवा में प्रकट हुआ और अत्यंत तेज गति से समुद्री डाकुओं के नेता की ओर बढ़ा। बॉस, सावधान रहो। इस दृश्य को देखते ही समुद्री डाकुओं के एक सरदार ने तुरंत चेतावनी भरी दहाड़ लगाई। डॉल्फिन सरदार, जो आदिवासी भिक्षुओं से लड़ रहा था, चौंक गया और तेजी से मुड़कर वार से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह एक कदम पीछे रह गया। बर्फीला भाला उसकी पसलियों के पास से गुजरा और उसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मरना होगा। समुद्री डाकुओं के सरदार ने दहाड़ मारी और स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे आदिवासी साधक को अपने हाथों में ले लिया। फिर वह जमीन से उछलकर उठा और अपनी तलवार आदिवासी सरदार की ओर घुमा दी। ये देखकर जादूगर ने एक बार फिर मंत्रोच्चार किया और समुद्री डाकुओं के सरदार पर बर्फ का भाला फेंकने का प्रयास किया। अब भी ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हो, मर जाओ। समुद्री डाकुओं का सरदार, जो अभी भी हवा में था, ने तेजी से अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाया, एक वस्तु निकाली और उसे जादूगर की ओर निशाना बनाया। टकराना। एक तीखी आवाज के साथ बंदूक की नली से एक गोली निकली और आदिवासी जादूगर की भयभीत आंखों के सामने सीधे उसकी छाती में जा लगी। यह क्या है? आदिवासी जादूगर ने अपनी छाती में हुए खून से लथपथ छेद को पकड़ लिया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर आदिवासी मुखिया अचानक चौंक गया। धिक्कार है, ये फिर से होली ड्रैगन सिटी की करतूत है। स्टॉप। अध्याय 926 लूटपाट की लहर। हाँ, ये पिस्तौल तो वाकई बहुत काम की है। जमीन पर उतरने के बाद समुद्री डाकुओं के सरदार ने अपनी तलवार घुमाई और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे 2 आदिवासी योद्धाओं को काट डाला। फिर वह जोर से हंसा। उसने अभी अभी निकाली हुई सिंगल शॉट पिस्तौल को वापस अपनी कमर में रख लिया और अनजाने में ही उसे 2 बार थपथपा भी दिया। ये व्यवहार स्पष्ट रूप से किसी को पसंद करने से उत्पन्न होता है। ये सिंगल शॉट पिस्टल धनी कप्तान का उपहार थी। ये होली ड्रैगन सिटी में भाड़े के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शक्तिशाली आत्मरक्षा हथियार है और इसमें 12.7 मिलीमीटर मशीन गन के कारतूस लगते हैं। इस पिस्तौल को एक ही गोली दागने के लिए डिज़ाइन करने का मुख्य कारण भाड़े के सैनिकों को सीमित करना और उन्हें अपनी शक्ति का अत्यधिक विस्तार करने से रोकना था, जिससे उन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके बावजूद अपनी जबरदस्त शक्ति के कारण ये सिंगल शॉट पिस्टल भाड़े के सैनिकों के बीच पसंदीदा बनी हुई है। हालांकि इसकी सरल संरचना के कारण इसका झटका भी काफ़ी तेज होता है। टावर सिटी के साधकों के पास जब तक मजबूत शरीर न हो, वे इस हथियार को नियंत्रित नहीं कर सकते, जो आम लोगों की कलाएं आसानी से तोड़ सकता है। तू कमीना, मर जा। क्रोध और भय से व्याकुल कबीले का सरदार और उसके योद्धा अपनी तलवारें लहराते हुए समुद्री डाकुओं के नेता पर टूट पड़े। अभी यह अनिश्चित है कि किसकी मृत्यु होगी। समुद्री डाकुओं का सरदार उपहास करते हुए और बिना किसी झिझक के जोर जोर से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। बंदूकधारी, गोली चलाओ। उसके बोलते ही अचानक समुद्री डाकुओं के सरदार के पीछे हमलावर नाव पर आग की लपटें उठ उठीं। समुद्री डाकुओं के सरदार की ओर बढ़ने वाला आदिवासी योद्धा कांप उठा। उसकी सारी ताकत पल भर में गायब हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। कबीले के मुखिया की बाह में भी गोली लगी थी और खून उनके कवच से रिस रहा था, लेकिन वह इससे बेखबर लग रहे थे। अपने अक्षुब्ध हाथ से उसने एक बार फिर समुद्री डाकू नेता पर हमला किया और अपनी युद्ध तलवार लहराई। हाल ही में वह अत्यधिक दबाव में रहा है और पवित्र ड्रैगन शहर के प्रति उसके मन में गहरी घृणा है। अब पवित्र ड्रैगन शहर से स्पष्ट रूप से जुड़े इन समुद्री डाकुओं ने अंततः उसके क्रोध को भड़का दिया है। उसे अपनी घृणा को निकालने के लिए आज रात सभी समुद्री डाकुओं को मार डालना होगा। तुम नीच लोग,
तुम नीच कचरे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें होली ड्रैगन सिटी का समर्थन प्राप्त है तुम मनमानी कर सकते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक बार जब तुम्हारा सारा काम हो जाएगा तो तुम्हें निश्चित रूप से होली ड्रैगन सिटी द्वारा त्याग दिया जाएगा और तुम्हारा भाग्य बिल्कुल दयनीय होगा। जल जगत अभी भी हमारी समुद्री जीव जाति का ही क्षेत्र रहेगा। उस दिन तुम जैसे तुच्छ प्राणियों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कबीले के सरदार ने तीखी हंसी हंसी और समुद्री डाकुओं के सरदार पर दहाड़ मारी। बूढ़े आदमी, क्या तुम मरना चाहते हो? कबीले के सरदार का विकृत चेहरा देखकर समुद्री डाकुओं के नेता का भाव ठंडा पड़ गया। मूल योजना के अनुसार समुद्री लुटेरे गाजियन समरन का अपहरण करने के तुरंत बाद पीछे हट जाते। हालांकि कबीले के मुखिया के अडिग रवैये को देखकर समुद्री लुटेरे नेता की दबी हुई घृणा तुरंत फूट पड़ी और उसका चेहरा अचानक भयंकर हो गया। बहुत हो गया बकवास। होली ड्रैगन सिटी का निशाना तुम समुद्री जीव हो, हम समुद्री खानाबदोश नहीं। भुगतने वाले तुम ही हो। भले ही हमारा इस्तेमाल किया जा रहा हो, ये साबित करता है कि हमारे इस्तेमाल का महत्व है और हमें मिलने वाले लाभ वास्तविक हैं। लेकिन तुम धिक्कार है समुद्रवासियों पर, तुम समुद्र में रहने वालों को बिल्कुल भी इंसान नहीं समझते। इतने सालों तक तुम्हारे अत्याचार सहने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि यह हिसाब इतनी आसानी से चुकाया जा सकता है? मैं आज आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, होली ड्रैगन सिटी शायद आपको जाने दे, लेकिन मैं नहीं। मैं इस अवसर का उपयोग करके बचे हुए सभी समुद्री जीवों का संहार कर दूंगा। जैसा कि तुमने कहा था, तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। युद्ध की कान फाड़ देने वाली आवाज़ों और भयंकर लपटों के बीच समुद्री डाकुओं के सरदार के चेहरे पर उदासी बढ़ती ही जा रही थी। बूढ़े आदमी, चूंकि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। समुद्री डाकुओं के सरदार ने कबीले के मुखिया की तलवार को रोक दिया, उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया और फिर अपना हाथ दोबारा हिलाया। उस पर निशाना साधो और गोली चलाओ। कई कुलीन समुद्री लुटेरे, जिन्होंने पहले ही अपनी गोलियां भर ली थीं, आदेश सुनते ही तुरंत ट्रिगर दबा दिए और अपनी बंदूकें कबीले के सरदार की ओर तान दीं। दबी हुई गोलियों की आवाज़ों के बीच आदिवासी सरदार के शरीर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा आक्रोश से विकृत था, वह छटपटा रहा था और कांप रहा था। इस दृश्य को देखकर कुलीन समुद्री डाकुओं द्वारा रोके गए आदिवासी लोग दहशत में चिल्ला उठे, उनके चेहरे पर घबराहट के भाव स्पष्ट थे। इस स्थिति में समुद्री लुटेरों द्वारा सरदार की हत्या कर दिए जाने से जनजाति को गहरा सदमा लगा। सरदार की मौत की खबर फैलते ही कबीले के लोगों का मनोबल तेजी से गिर गया और वे युद्ध के मैदान से भागकर छिपने लगे। ये देखकर समुद्री लुटेरे खुशी से झूम उठे और इलाके को लूटने की तैयारी करने लगे। तुम हरामखोरों, मुझे योजना का पालन करना चाहिए था, वरना मैं तुम सबको अभी मार डालता। समुद्री लुटेरों के बेकाबू होने से ठीक पहले उनके अधीनस्थ सैनिक कूद पड़े और आदेशों का उल्लंघन करने वालों को रोक दिया। जो समुद्री डाकू अपनी मनमानी करते रहे, उन्हें मारने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। एक के बाद एक कई समुद्री डाकुओं को मार गिराने के बाद आखिरकार उन्होंने उनके गिरोह को काबू में कर लिया। तभी खून से लथपथ 10 से अधिक कुलीन समुद्री डाकू रस्सियों से बंधे और खून से लथपथ एक युवक को लेकर वहां पहुंचे। सरदार को सूचना देते हुए जनजाति के दूत को वश में कर लिया गया है और हमने 3 भाइयों को खो दिया है। समुद्री डाकुओं के सरदार ने सिर हिलाया, बेहोश पड़े संरक्षक सम्मना पर एक नज़र डाली और ठंडी मुस्कान के साथ उन घरों की ओर इशारा किया जहां धनी और शक्तिशाली लोग रहते थे, उन सभी पर कब्जा कर लिया, फिर उन्हें आग लगा दी। ये सुनकर पहले से ही एकत्रित समुद्री लुटेरे तुरंत घरों में घुस गए और तेजी से अंदर मौजूद खजाने को बाहर निकाल लाए। कुछ ही क्षणों बाद सारा खजाना एक पुराने युद्धपोत पर लाद दिया गया और फिर भयंकर लपटों के बीच समुद्री लुटेरे समुद्री जनजाति से पीछे हट गए। इस समुद्री जनजाति में रात भर चीखें और कराहें गूंजती रहीं। रातों रात जललोक में 17 छोटे और मध्यम आकार के कबीलों को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। 5 समुद्री जनजातियों को पूरी तरह से लूट लिया गया, जिससे उन्हें अपने लोगों और धन दोनों का भारी नुकसान हुआ। उसी समय 4 जनजातियों के दूतों का जबरन अपहरण कर लिया गया। 8 जनजातियों की सतर्कता के कारण ही समुद्री लुटेरे बड़ी संख्या में शवों को पीछे छोड़कर अनिच्छा से पीछे हटने का विकल्प चुना। फिर भी 8 जनजातियों के लोग चिंतित रहे, क्योंकि समुद्री लुटेरे दूर नहीं गए थे, बल्कि अभी भी आसपास ही मंडरा रहे थे, हमले के अगले अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने सिर पर लटकती हुई तेज तलवार की इस अनुभूति ने कबीले के सभी सदस्यों को चिंता से भर दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये समुद्री लुटेरे, जो कभी समुद्री खानाबदोश थे, अब पूरी तरह से पागल हो चुके थे। होली ड्रैगन सिटी के उकसावे और भड़कावे के तहत ये समुद्री खानाबदोश शांत और कमजोर भीड़ों से लालची और खून के प्यासे भेड़ियों में बदल गए। कभी उच्च और शक्तिशाली रहे समुद्री कबीले अब अपनी निवारक शक्ति खो चुके हैं और अनगिनत भूखे भेड़ियों द्वारा देखे जा रहे ताजे मांस के टुकड़े की तरह हो गए हैं, जिन्हें किसी भी क्षण फाड़कर खा जाया जा सकता है। अगर यह स्थिति इसी तरह विकसित होती रही तो शायद होली ड्रैगन सिटी द्वारा कोई कार्रवाई किए बिना भी
ये निडर समुद्री डाकू अकेले ही सभी समुद्री जनजातियों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त होंगे। ये जल जगत में एक भीषण आपदा है, एक ऐसी विपत्ति जो विशेष रूप से समुद्री जाति को निशाना बना रही है। हालांकि पवित्र ड्रैगन नगरी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य हत्या करना नहीं है, फिर भी उनके प्रकट होने के कारण मरने वाले समुद्री जाति के सदस्यों की संख्या 100,000 से अधिक हो चुकी है। अगर इन लाशों को एक साथ ढेर कर दिया जाए तो वे पूरे समुद्र क्षेत्र को भरने और समुद्र के पानी को पूरी तरह से लाल करने के लिए पर्याप्त होंगी। इसलिए चाहे नाविक पवित्र ड्रैगन शहर के प्रति कितने भी कृतज्ञ क्यों न हो, इस तूफान से प्रभावित समुद्री जनजातियों के लिए पवित्र ड्रैगन शहर एक शैतान से कम नहीं है, एक दुनिया को नष्ट करने वाला राक्षस है। शहर से आए ये किसान जहां कहीं भी दिखाई देते हैं, तबाही और नरसंहार अपरिहार्य है, चाहे वह कभी भी और कहीं भी हो। स्टॉप अध्याय 927 समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग। समुद्री यात्रा से बचे हुए लोगों ने समुद्री लुटेरों को कोसा और साथ ही पवित्र ड्रैगन शहर से नफरत और भय भी व्यक्त किया, जिसने ये सब कुछ रचा था। लेकिन जब पलटवार करने का कोई रास्ता न हो तो आप केवल दांत पीसकर इसे सहन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। नाविकों का अतीत दयनीय रहा था, लेकिन अब वही हाल उनका भी हो गया है। ये सचमुच कर्म और फल का चक्र है। होली ड्रैगन सिटी द्वारा जारी किए गए आदेश एक तंग पट्टी की तरह थे, जो उनके सिर के चारों ओर फंदा कसते जा रहे थे। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आ रही थी, इंतजार कर रही और नजर रख रही सभी जनजातियां अब अपना अंतिम निर्णय लेने के कगार पर थीं। जीवन या मृत्यु महज एक विचार का मामला है। होली ड्रैगन सिटी स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय होकर उन समुद्री जनजातियों के निर्धारित तिथि तक पहुंचने का इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि इससे कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि समुद्री जनजातियों को सोचने और तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता तो उनके लिए अंतिम प्रतिरोध शुरू करना असंभव नहीं होता। इसलिए आदेश जारी होने के बाद होली ड्रैगन सिटी ने कई अनुवर्ती उपाय किए, जिससे समुद्री जनजातियों में अशांति फैल गई। चोरों को पालने की योजना, जो मूल रूप से केवल एक साधन मात्र थी, अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित हुई और इस एक ही कदम से समुद्री जनजातियों को भारी पीड़ा पहुंचाई। अत्यधिक दबाव के चलते पहले हिचकिचाने वाली कई समुद्री जनजातियों ने अंततः अपना निर्णय लिया और अनिच्छा से अपने संरक्षक दूतों को समुद्री आत्मा जनजाति के पास भेजा, जहां पवित्र ड्रैगन शहर स्थित है। अपने अपने कबीले के सरदारों के चेहरों पर दुख और आक्रोश देखकर कई कबीलेवासियों ने चैन की सांस ली। जीवित बच जाने की खुशी मनाते हुए वे जललोक से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के बारे में भी सोचने लगे। आखिरकार होली ड्रैगन सिटी ने एक बार कहा था कि जललोक छोड़ने के लिए कई स्थान उपलब्ध हैं, और यह जाति या मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बल्कि केवल व्यक्तिगत क्षमता और वफादारी के आधार पर भेदभाव करता है, जिसका अर्थ है कि हर किसी को मौका मिल सकता है। केवल निष्पक्ष और समान वातावरण ही वास्तविक प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है। वे मूल निवासी जो मानते थे कि वे काफी मजबूत हैं और जललोक से मुक्ति पाने की लालसा रखते थे, अपने लिए अवसर पाने के लिए समुद्री आत्मा जनजाति की ओर चल पड़े। पवित्र ड्रैगन शहर में आई लहर पूरे जल जगत में फैल गई है, जिससे यहाँ के सभी मूल जीव प्रभावित हुए हैं। इसी बीच होली ड्रैगन सिटी ने जल जगत में हो रहे परिवर्तनों पर कड़ी नजर रखी और अराजकता के बीच इस कठिन परिश्रम से हासिल की गई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तुरंत विभिन्न उपाय किए। जो समुद्री जनजातियां गार्जियन समनर्स को सौंप देती हैं, होली ड्रैगन सिटी उन्हें आसानी से पहचान पत्र प्रदान करती है, जो ये दर्शाता है कि जनजाति होली ड्रैगन सिटी के संरक्षण में है। यदि समुद्री लुटेरे चेतावनी के संकेतों को देखकर भी समुद्री जनजातियों पर हमला करते हैं, तो उन्हें पवित्र ड्रैगन शहर का दुश्मन माना जाएगा और पवित्र ड्रैगन शहर द्वारा उनका निर्दयतापूर्वक सफाया कर दिया जाएगा। चेतावनी चिन्ह एक विशाल विज्ञापन गुब्बारा है जो प्रतिबंधित क्षेत्र में तैरता रहता है, जिसमें रंगीन बत्तियां लगी होती हैं जो रात में स्वचालित रूप से चालू हो जाती हैं, जिससे ये बहुत दूर से दिखाई देता है। गुब्बारे को देखते ही लालची समुद्री लुटेरों को एहसास हुआ कि जनजाति ने पवित्र ड्रैगन शहर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, और इसलिए वे बुद्धिमानी से वहां से चले गए। हालांकि समुद्री लुटेरे लालची होते हैं, लेकिन वे अपनी सीमाएं भी जानते हैं और उन्हें इस बात का भी पूरा ज्ञान होता है कि क्या बिल्कुल वर्जित है। वे होली ड्रैगन सिटी से जुड़ी किसी भी चीज से या ऐसी किसी भी चीज से दूर रहते थे जिससे उसका प्रकोप भड़क सकता था। लूटपाट से मिलने वाला लाभ भले ही काफी अधिक हो, लेकिन प्राप्त खजाने को पवित्र ड्रैगन नगरी के साथ साझा करना पड़ता है। एक बार पवित्र ड्रैगन नगरी क्रोधित हो जाए तो ये वस्तुएं, जिन्हें पवित्र ड्रैगन नगरी के योद्धा कचरा समझते हैं, बेची नहीं जा सकती। इसलिए होली ड्रैगन सिटी की जबरदस्त ताकत को एक तरफ रख दे तो कचरे के पुनर्चक्रण की उसकी विशेष और महंगी प्रक्रिया ही इन समुद्री डाकुओं को आज्ञाकारी बनाने के लिए काफी है। जिन कबीले के लोगों ने अपने दूतों को सौंप दिया था, वे अभी तक इन अंदरूनी कहानियों से अनजान थे। वे बस समुद्री लुटेरों के दल को अपने कबीले के पास से गुजरते हुए देखते रहे और फिर दूर से ही उनसे बचते रहे और राहत की एक लंबी सांस ली। .. हेलिंग ट्राइब, होली ड्रैगन सिटी फ्लीट का आधार।
हेलिंग जनजाति के आसपास का जलक्षेत्र अब कुछ दिनों पहले की तुलना में और भी अधिक चहल पहल से भरा हुआ है, क्योंकि जलक्षेत्र के सभी हिस्सों से स्थानीय लोग हर पल वहां पहुंच रहे हैं। वे यहां इस उम्मीद से एकत्रित हुए थे कि वे अपने प्रयासों से जललोक से बाहर निकलने का अधिकार अर्जित कर सकेंगे। प्रतीक्षा करते समय ये स्थानीय लोग निष्क्रिय नहीं बैठे थे। इसके बजाय वे अचानक प्रकट होने वाले विभिन्न समुद्री डाकू गिरोहों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और अच्छी खासी कमाई करने की कोशिश करते थे। यदि आप कुछ दिनों के लिए इन समुद्री लुटेरों के गिरोह के लिए काम करते हैं और भाग्यशाली होते हैं, तो आप उच्च कमीशन और लाभ साझाकरण अर्जित कर सकते हैं, जिसके बारे में आपने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई स्थानीय लोग जो पहली बार समुद्री डाकुओं के दल में शामिल हुए थे, जब उन्हें इनाम का अपना हिस्सा मिला तो वे हैरान रह गए और अविश्वास भरी नज़रों से देखने लगे। शुरुआती सदमे के बाद अपार खुशी का दौर आया। धन कमाने का ऐसा अवसर अत्यंत दुर्लभ होता है। यदि आप इसे नहीं भुनाते हैं तो आपको बाद में पछतावा होगा। इन आदिवासियों के लिए जललोक छोड़ने की योग्यता निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ थी, जिसे वे शायद अपने प्रयासों से भी प्राप्त न कर पाते। हालांकि यदि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अधिक से अधिक फायदा उठा सकें, तो भले ही वे अंततः सफल न हो, यात्रा फिर भी सार्थक होगी। जहां तक अपने ही लोगों के खिलाफ वार करने के अपराधबोध की बात है, भारी मुनाफे के सामने भला कौन परवाह करेगा। होली ड्रैगन सिटी ने समुद्री डाकुओं की बढ़ती शक्ति को मौन रूप से स्वीकृति दे दी थी, और अब जब समुद्री डाकुओं को इसका एहसास हो गया है, तो उन्होंने पूरी तरह से अपनी मनमानी शुरू कर दी है। बहुतों को पता नहीं था कि जललोक में समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग आ चुका था। पवित्र ड्रैगन नगरी के पीछे हटने के बाद भी जललोक का पतन नहीं हुआ। इसके बजाय पवित्र ड्रैगन नगरी द्वारा छोड़े गए हथियारों पर निर्भर रहते हुए जललोक ने समुद्री कबीले के साथ बराबरी का मुकाबला किया और जललोक पर समुद्री कबीले के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये भविष्य का मामला है और इसका होली ड्रैगन सिटी से कोई लेना देना नहीं है। सदस्यों की भर्ती जारी है। हमने पवित्र ड्रैगन सिटी के आपूर्ति डिपो से एकदम नए उपकरण मंगवाए हैं और जल जगत के किनारे बसी जनजातियों के लिए एक अभियान की तैयारी कर रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति अभी पंजीकरण करें। पुराने उपकरणों को भारी छूट पर बेच रहे हैं। बेहतरीन गुणवत्ता और शानदार दाम, सभी लोग आकर देखें। एक नक्शा जिसमें दर्जनों भटकते हुए पोकेमोन के स्थान दिखाए गए हैं। आप उन्हें थोड़े से भोजन के बदले प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस अवसर को न चूकें। पालतू समुद्री जीवों को केवल पवित्र ड्रैगन शहर से हथियारों और उपकरणों के बदले ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके पास कोई नहीं है तो आप यहां से चले जाएं। हेलिंग जनजाति के सामने लगातार चीख पुकार और आवाजें गूंज रही थीं, जिससे वह जगह एक चहल पहल वाले बाजार जैसी लग रही थी। उन जललोकों के मूल निवासियों के बीच व्यापार के दौरान पवित्र ड्रैगन शहर के निवासी कभी कभी प्रकट होते थे और इन मूल निवासियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए कुछ छोटी अवांछित वस्तुएं लेकर आते थे। होली ड्रैगन सिटी के निवासियों से संबंधित हर वस्तु जल जगत में बेहद लोकप्रिय है और जल जगत के मूल निवासी हर बार इसके प्रकट होते ही तुरंत इसका आदान प्रदान कर लेते हैं। एक और सुबह हो गई है और हेलिंग जनजाति के सामने का समुद्री क्षेत्र पहले से ही गतिविधियों से गुलजार है, जिसमें कचरा ढोने वाली नावें धीरे धीरे इधर उधर घूम रही हैं और एक दूसरे को काटते हुए जलमार्गों से गुजर रही हैं। विभिन्न प्रकार के जलीय जीव, जिनके चेहरों पर आशा भरी निगाहें थीं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। समय बीतने के साथ साथ समुद्री डाकुओं के दल कभी कभी दूर से गुजरते हुए दिखाई देते थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे होते थे। उनके चेहरे के भावों से साफ पता चल रहा था कि इस बार उन्हें अच्छा शिकार मिला है। उन जर्जर युद्धपोतों पर मौजूद तरह तरह के खजानों को देखकर सबकी आंखें ईर्ष्या और जलन से भर गईं। जब सभी लोग समुद्री डाकुओं के सौभाग्य पर चर्चा कर रहे थे और उनसे ईर्ष्या कर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या उन्हें भी बाहर जाकर कुछ करना चाहिए, तभी पवित्र ड्रैगन सिटी युद्धपोत, जो कुछ समय से स्थिर था, अचानक हरकत में आ गया। पवित्र ड्रैगन शहर के अनगिनत योद्धा कवचधारी अचानक जहाज के अगले हिस्से में प्रकट हुए। उनके छिपे हुए हथियार तुरंत प्रकट हो गए, जो समुद्री आत्मा जनजाति के बाहर की दिशा में इशारा कर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि एक युद्ध छिड़ने वाला है। स्टॉप अध्याय 928 दो महान जनजातियों के बीच समझौता। जललोक के निवासी जो ये दृश्य देख रहे थे, वे सब चौंक गए। जब उन्होंने उस दिशा में देखा जिधर पवित्र ड्रैगन सिटी का हथियार इशारा कर रहा था, तो उन्होंने पाया कि एक विशाल काला बादल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि काले बादल वास्तव में कचरे से बने युद्धपोतों का एक घना समूह थे। कभी शोरगुल मचाने वाला समुद्र अचानक शांत हो गया, मानो उस क्षण सबके मुंह चिपक गए हों। नाजेली रेंटियन से आया वह कचरा जहाज भारी दबाव का एहसास करा रहा था। ये तो समुद्री ड्रैगन जनजाति और लिंगफेंग के युद्धपोत हैं। समुद्र में रहने वाली एक छोटी जनजाति का सदस्य, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और मलबे में डूबे युद्धपोत पर बने प्रतीक चिन्ह को देखते ही वह तुरंत दहाड़ उठा।
इस उद्गार को सुनते ही चर्चा की एक हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्योंकि जल जगत के उपस्थित सभी निवासी उन दो नामों के महत्व को स्पष्ट रूप से समझ गए थे। हाइड्रा जनजाति के अलावा जललोक में दो अन्य प्रमुख समुद्री जनजातियां हैं, जिनमें से दोनों की शक्ति हाइड्रा जनजाति से कम नहीं है। होली ड्रैगन सिटी द्वारा समय सीमा जारी किए जाने के बाद दोनों जनजातियां चुप रहीं, जिससे उनके इरादे अस्पष्ट हो गए। इन दो प्रमुख जनजातियों द्वारा अभी तक कोई बयान न दिए जाने के कारण ही छोटी जनजातियां निष्क्रिय रहीं और अवलोकन करती रहीं। इसलिए ऐसे माहौल में जहां एक बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है, दो प्रमुख जनजातियों का रवैया अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि होली ड्रैगन सिटी के लिए सीमित समय का आयोजन जल्द ही शुरू होने वाला है, और इसी बीच दोनों प्रमुख जनजातियां भारी संख्या में पुराने युद्धपोतों के साथ यहां पहुंच गई हैं। क्या वे होली ड्रैगन सिटी के साथ निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? होली ड्रैगन सिटी के बेड़े की उपस्थिति को देखते हुए, जो किसी भी क्षण हमले के लिए तैयार दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों प्रमुख जनजातियां वास्तव में इसी उद्देश्य से आई होंगी। सभी की अटकलों के बीच दोनों जनजातियों के विशाल बेड़े धीरे धीरे पास आए और हेलिंग जनजाति से लगभग 3 किलोमीटर दूर आकर रुक गए। सबकी निगाहों के सामने बेड़े से एक छोटा जर्ज युद्धपोत निकला, जिसमें 5 निहत्थे आदिवासी साधक सवार थे, और धीरे धीरे समुद्री आत्मा जनजाति की ओर चल पड़ा। उसी समय होली ड्रैगन सिटी से एक सशस्त्र गश्ती नौक गरजती हुई सीधे कचरा जहाज युद्धपोत की ओर बढ़ी। दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट है। आगे बढ़ना बंद करो और अपनी पहचान बताओ। होली ड्रैगन सिटी की सशस्त्र गश्ती नौक पर एक लाउडस्पीकर द्वारा तेज की गई ध्वनि पूरे समुद्र में फैल गई। सशस्त्र गश्ती नौक पर तैनात तोपों की ठंडी नालें पहले से ही इन आदिवासी साधकों की ओर तनी हुई थीं। अगर उन्होंने जरा सी भी हरकत की तो पवित्र ड्रैगन नगरी के योद्धा तुरंत गोलीबारी शुरू कर देंगे। समुद्री ड्रैगन जनजाति और स्पिरिट विंड जनजाति की ओर से मैं होली ड्रैगन सिटी के साथ बातचीत का अनुरोध करने आया हूँ। क्या मैं आपके कमांडर से मिल सकता हूँ? कचरे से भरे युद्धपोत पर शांत स्वभाव वाले एक उच्च कोटि के साधक ने जोर से जवाब दिया, जबकि उसकी निगाह गश्ती पोत पर मौजूद अन्य पवित्र ड्रैगन सिटी के साधकों पर भी पड़ी। उसकी आंखों में आशंका की एक झलक दिखाई दी। ये सुनकर जहाज पर मौजूद होली ड्रैगन सिटी के साधक ने एक बार फिर दूसरे पक्ष की ओर देखा, अपनी कलाई पर लगे संचारक को उठाया और कुछ शब्द कहे। होली ड्रैगन सिटी के साधकों के बीच हो रही बातचीत को सुनकर उन बेकार युद्धपोतों पर मौजूद आदिवासी साधक मन ही मन आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार उन्होंने इससे पहले संचार के ऐसे सुविधाजनक साधन के बारे में कभी नहीं सुना था। कमांडर ने आपकी विनती मान ली है, अब मेरे साथ आइए। होली ड्रैगन सिटी के साधक ने हाथ हिलाकर दूसरे पक्ष को अपने पीछे आने का संकेत दिया और दोनों एक साथ सी स्पिरिट ट्राइब लौट गए। शेष समय के लिए दोनों बेड़े शांत रहे और वातावरण पहले की तरह ही तनावपूर्ण बना रहा। ये बात सभी को स्पष्ट थी कि वार्ता समाप्त होने से पहले ही होली ड्रैगन सिटी और दोनों प्रमुख जनजातियां एक दूसरे के प्रति सतर्क थीं। ऐसी परिस्थितियों में एक छोटी सी लापरवाही भी अचानक युद्ध छिड़ने का कारण बन सकती थी। अगर लड़ाई छिड़ती है तो ये लोग निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। इस बात को समझते हुए कई कचरा संग्रहित युद्धपोत गोलीबारी की चपेट में आने से बचने के लिए तुरंत दूर हट गए। कुछ समय बाद वह कचरा युद्धपोत जो पहले समुद्री आत्मा जनजाति में प्रवेश कर चुका था, फिर से प्रकट हुआ और तेजी से दो प्रमुख जनजातियों के बेड़ों की ओर बढ़ गया। सभी की तनावपूर्ण निगाहों के बीच कई कचरा युद्धपोत एक बार फिर जनजाति के बेड़े से बाहर निकले और धीरे धीरे समुद्री आत्मा जनजाति की ओर बढ़ गए। कुछ तेज नज़र वाले लोगों ने पहले ही यह बात नोटिस कर ली है कि उस कचरे के युद्धपोत पर खड़े किसान कोई और नहीं बल्कि दो प्रमुख जनजातियों के शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनकी यहाँ उपस्थिति और होली ड्रैगन सिटी के साथ उनका संपर्क इस बात का संकेत है कि बातचीत एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है और इसका परिणाम चाहे वह युद्ध हो या शांति जल्द ही तय हो जाएगा। वार्ता के अंतिम परिणाम को लेकर सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं थीं। कुछ लोग आशा करते हैं कि यह अराजक स्थिति जल्द ही समाप्त हो जाएगी ताकि और अधिक निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचे, जबकि अन्य लोग आशा करते हैं कि अराजकता जारी रहेगी ताकि वे स्थिति का फायदा उठा सकें और लाभ कमा सकें। जललोक के मूल निवासियों की सोच चाहे जो भी हो, इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति अभी भी होली ड्रैगन सिटी और दो प्रमुख जनजातियों के पास ही है। कई घंटों बाद पवित्र ड्रैगन शहर में पहले प्रवेश करने वाले दो आदिवासी सरदार अपने चेहरों पर मुस्कान लिए धीरे धीरे चले गए, जबकि अब तक चुप रहा आदिवासी बेड़ा भी तेजी से मुड़ा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में रवाना हो गया। अभी तक किसी को भी वार्ताओं के अंतिम परिणाम का पता नहीं है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस युद्ध के छिड़ने की संभावना नहीं है। कुछ लोगों ने इस पर गहरी निराशा व्यक्त की। दोनों जनजातियों के बेड़ों के चले जाने के बाद सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहा, मानो वे कभी आए ही न हो। हालांकि कुछ चौकस लोगों ने गौर किया कि समुद्री आत्मा जनजाति के केंद्र में स्थित आह्वान वेदी के आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थीं, जो संभवतः पवित्र ड्रैगन शहर से किसी प्रकार का शक्तिशाली हथियार थीं। स्थानीय लोगों की लगातार अटकलों के बीच कई और दिन धीरे धीरे बीत गए।
दोनों जनजातियों के बीच होने वाले संबंधों को लेकर उत्सुक स्वदेशी लोगों को अब अंततः वार्ता की सामान्य विषय वस्तु का पता चल गया है। ठीक कल शाम को दोनों जनजातियों ने एक बार फिर अपने पुराने युद्धपोत भेजे, लेकिन इस बार वे अपने साथ कई जनजातीय साधकों और कुलीन सदस्यों को लेकर आए, और यहाँ तक कि दोनों जनजातियों के संरक्षक सम्मना भी साथ आए। इस दृश्य को देखकर सभी को अचानक एहसास हुआ कि मामला बिल्कुल स्पष्ट था। होली ड्रैगन सिटी के भारी दबाव के तहत दोनों जनजातियों ने अंततः समझौता करने का विकल्प चुना था। बेशक इसे समझौता कहना पूरी तरह सटीक नहीं होगा, एक तरह का आदान प्रदान कहना ज्यादा सही होगा। आखिरकार इन दोनों कबीलों के एकजुट होने पर पवित्र ड्रैगन नगरी को भी इनसे निपटने में सावधानी बरतनी होगी। होली ड्रैगन सिटी को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सवाल सभी के लिए सबसे दिलचस्प बन गया। कई अफवाहें तेजी से फैल गईं, लेकिन सबसे संभावित स्पष्टीकरण ये था कि होली ड्रैगन सिटी ने दो प्रमुख जनजातियों को जल जगत से भागने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर दिए थे। आखिरकार इस तैरती हुई जेल से बाहर निकलना ही वह चीज़ है जिसका सभी स्थानीय लोग सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दो प्रमुख जनजातियों के बीच समझौता होने से हाइड्रा जनजाति पराजित हो गई और जल जगत की तीनों प्रमुख जनजातियों का निपटारा पवित्र ड्रैगन नगरी ने कर दिया। सबसे बड़ी बाधा पूरी तरह से दूर हो गई है। इस चौंकाने वाली खबर को जानने के बाद जो छोटे और मध्यम आकार के कबीले अभी भी डटे हुए थे, वे समझ गए कि स्थिति बदल गई है और डटे रहना आत्महत्या के समान होगा। इसलिए खबर मिलते ही इन छोटे और मध्यम आकार के कबीलों ने तुरंत अपने कबीले के संरक्षक दूतों को समुद्री आत्मा कबीले में भेज दिया, जैसा कि पवित्र ड्रैगन शहर द्वारा अपेक्षित था। अगर बहुत देर हो गई और होली ड्रैगन सिटी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आ गई तो हमारे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचेगा। पूरे जल जगत को घेरे हुए युद्ध का साया इस समय छंटने के संकेत देने लगा और लगातार भय में जी रहे कबीलों ने राहत की सांस ली। जब आखिरकार अंतिम समय सीमा आ गई तो पूरे जल जगत में शेष सभी समुद्री जनजातियों ने कुछ चुप रहने वाली जनजातियों को छोड़कर पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। उस दिन भोर होते ही होली ड्रैगन सिटी से कई बेड़े बारी बारी से सी स्पिरिट ट्राइब से रवाना हुए और सीधे उन समुद्री जनजातियों की ओर बढ़े जिन्होंने होली ड्रैगन सिटी के आदेशों का उल्लंघन किया था, जिनका नेतृत्व वाटर वर्ल्ड के मूल निवासी कर रहे थे। ये स्पष्ट है कि ये समुद्री जनजातियां पूर्ण विनाश का सामना कर रही हैं। आखिरकार होली ड्रैगन सिटी ने उन्हें सोचने के लिए काफ़ी समय दिया था, लेकिन वे अड़ियल बने रहे और सच्चाई को देखने से इनकार कर दिया। तो होली ड्रैगन सिटी को पीछे क्यों हटना चाहिए? ये देखकर कई समुद्री लुटेरों के दल ने भी ऐसा ही किया, इस उम्मीद में कि उन्हें एक और बड़ी लूट का मौका मिलेगा। होली ड्रैगन सिटी के बेड़े ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि इन समुद्री डाकुओं को युद्ध में उतारने से उनका काफ़ी समय बच जाता। कई दिनों बाद समुद्र जनजाति के सभी सम्मना एकत्रित हो गए थे और अंततः सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया था। STOPPE अध्याय 929 जनजातीय संरक्षकों का अंत। हेलिंग जनजाति के सामने स्थित विशाल समुद्री क्षेत्र को अब पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। यहाँ एकत्रित हुए स्थानीय जलीय जीव अब दूर दूर तक एकत्रित हो गए थे और उनके आने को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट है कि होली ड्रैगन सिटी एक बड़ा कदम उठाने वाली है। इस समय समुद्री आत्मा जनजाति के केंद्र में एक विशाल आह्वान वेदी प्रकाश से जगमगा रही थी, जो देखने में पहले से ही सक्रिय प्रतीत हो रही थी। पवित्र ड्रैगन सिटी के पूर्णतया हथियारों से लैस सरदारों और साधकों का एक समूह वेदी के चारों ओर युद्धपोतों पर खड़ा था और वेदी को देखते हुए प्रत्येक के चेहरे पर गंभीर भाव थे। प्रयोगशाला से लाए गए और अपार विनाशकारी शक्ति वाले सभी प्रकार के उच्च तकनीक वाले हथियारों को सक्रिय कर दिया गया, जिससे आह्वान वेदी के आसपास का पूरा क्षेत्र अवरुद्ध हो गया। लगभग समय हो गया है, चलिए शुरू करते हैं। तांग झेन ने आह्वान वेदी पर एक नज़र डाली और अपने बगल में खड़े मोटे आदमी से कहा, ठीक है, मैं काफ़ी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। धिक्कार है, मैं वाटर पार्क में बहुत बोर हो रहा हूँ। उसके बगल में खड़ा मोटा आदमी उत्तेजित होकर चिल्लाया और पलक झपकते ही पास के एक युद्धपोत की ओर दौड़ पड़ा। इस समय युद्धपोत विभिन्न जनजातियों के संरक्षक सम्मानकर्ताओं से भरा हुआ था। उनके भाव अलग अलग थे, जो स्पष्ट रूप से अत्यंत जटिल भावनाओं को दर्शा रहे थे। आखिरकार कुछ ही समय में पवित्र ड्रैगन शहर उनके विभिन्न कबीलों के रक्षकों को मार डालेगा और यह उन पर थोपा जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में अगर वे अच्छे मूड में हों तो यह एक चमत्कार ही होगा। वह मोटा आदमी इन समनकर्ताओं के सामने खड़ा हो गया और लापरवाही से एक युवक की ओर इशारा किया। मेरे साथ आओ, हम तुमसे शुरुआत करेंगे। ये सुनकर युवा सम्मानकर्ता ने एक जटिल भाव के साथ सिर हिलाया और उस मोटे आदमी के पीछे पीछे वेदी के केंद्र तक गया। अब आह्वान शुरू करो, याद रखना कोई चालबाजी नहीं, वरना अंजाम तुम्हें पता ही होगा। सम्मानकर्ता को चेतावनी देने के बाद मोटा आदमी तेजी से एक तरफ हट गया, एक जादुई हथियार भला उठाया और प्रत्याशा भरी निगाहों से देखने लगा। सबकी निगाहों के सामने आह्वानकर्ता ने गहरी सांस ली और मंत्रों का जाप किया। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा की हल्की हल्की किरणें उसके चारों ओर एकत्रित और संघनित होने लगीं।
उसी क्षण उसके पैरों के नीचे स्थित वेदी भी तेजी से चमक उठी, मानो आह्वान वेदी का आह्वानकर्ता पर किसी प्रकार का प्रवर्धक प्रभाव हो, और युवा आह्वानकर्ता तुरंत ऊर्जावान हो गया। उसी समय सारी ऊर्जा अचानक फूट पड़ी, जिससे आह्वान वेदी के ऊपर एक विशाल काला छेद फट गया और आश्चर्यजनक स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हुए। किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार रहें। आसपास के युद्धपोतों पर मौजूद होली ड्रैगन सिटी के सभी सरदार वेदी के ऊपर स्थित ब्लैक होल को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दे रही थी। गर्जन, एक गहरी गर्जना गूंजी, जिसके बाद ब्लैक होल से एक विशाल काली छाया नीचे उतरती हुई दिखाई दी। इसके आसपास की स्थानिक हलचलें गायब होने के बाद एक प्रकट प्राणी सामने आया, जिसका शरीर टेंटेकल्स से ढका हुआ था और उसके शरीर के केंद्र में एक विशाल मुंह था, जो अपनी ठंडी आंखों से अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहा था। इसके आभास से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक ऐसा प्राणी है जिसे बुलाया गया है और इसमें राजा के स्तर की शक्ति है। हे विनम्र सम्मानकर्ता, तुम महान को क्यों बुलाते हो? राजा स्तर के सम्मान के मुख से एक विशाल और विचित्र स्वर निकला, लेकिन उसने अभी आधा वाक्य ही बोला था कि आसपास की निकटवर्ती हथियार प्रणालियां सक्रिय हो गईं और राजा स्तर के सम्मान पर धातु की बौछार होने लगी। वूश, युद्धपोत पर लगी लेजर तोप से अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली और एक ही सेकंड के भीतर हजारों प्रकाश की गोलियां राजा स्तर के बुलाए गए प्राणी पर जा गिरीं। राजा स्तर के उस प्राणी ने दर्द भरी चीख निकाली, उसका शरीर पल भर में अनगिनत भयानक छेदों से जल उठा और वह समुद्र की ओर गिर पड़ा। उसे मार। अभी भी संघर्ष कर रहे किंग लेवल समन को देखकर तांग जेन ने भावहीनता से अपना हाथ हिलाया। पवित्र ड्रैगन शहर के साधक, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, आगे बढ़े और राजा स्तर के बुलाए गए प्राणी पर विभिन्न हथियारों की बौछार कर दी। राजा स्तर के बुलाए गए प्राणी की चीखों के बीच उसे पलक झपकते ही कीमा बना दिया गया। बहुत बढ़िया, अगला। उस मोटे आदमी ने शरारती मुस्कान के साथ अपने राक्षसी भाले से खून झाड़ा और दूसरे आदिवासी जादूगर को हाथ हिलाकर इशारा किया। अगला दृश्य बिल्कुल पहले जैसा ही था। इस आदिवासी सम्मना ने भी सफलतापूर्वक आदिवासी संरक्षक को बुलाया और फिर पवित्र ड्रैगन सिटी के साधकों द्वारा मारा गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक के बाद एक आदिवासी रक्षकों को बुलाया गया। पूरी तरह से तैयार पवित्र ड्रैगन सिटी के सामने उनका प्रतिरोध पूरी तरह से अप्रभावी रहा और अंततः वे सभी मारे जाने के भाग्य से नहीं बच सके। इस दौरान कुछ बुलाए गए जीव शक्तिशाली हो गए और उन्हें खतरे का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने पुरजोर प्रतिरोध करना शुरू कर दिया और जललोक में उतरने से हिचकिचाने लगे। जब भी ऐसा होता है, तांग जेन सम्मन वेदी पर रून सरणी को सक्रिय करता है, जिससे सम्मानकर्ता का स्तर और जीवन शक्ति तुरंत बढ़ जाती है और जबरदस्ती जनजातीय संरक्षक को बुलाया जाता है। जब ये शक्तिशाली अलौकिक प्राणी आएंगे तो तांग जेन स्वयं कार्रवाई करेगा और पवित्र ड्रैगन शहर के साधकों के सहयोग से उन्हें मार डालेगा। सौभाग्य से ऐसे शक्तिशाली आह्वान बहुत कम हैं। तीनों प्रमुख जनजातियों में से प्रत्येक के पास एक एक है, जिसमें वह हाइड्रा भी शामिल है, जिसका एक सिर तांग जेन ने काट दिया था। हालांकि हाइड्रा अब कानूनों की आग से दहने की कगार पर है। उसका पूरा शरीर झुलसे हुए निशानों से ढका हुआ है। जबरन बुलाए जाने के बाद ये व्यक्ति बिना किसी झिझक के उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तांग जेन ने उसे रोक लिया। 1 मिनट बाद पवित्र ड्रैगन शहर के सभी स्वामियों के संयुक्त प्रयासों से हाइड्रा भी एक लाश में बदल गया। उसके सभी सिर काट दिए गए और विशाल सिरविहीन शव समुद्र पर तैरने लगा। अन्य जनजातीय रक्षकों की बात करें तो उन्हें आसानी से बुलाया जा सकता है और पल भर में नष्ट किया जा सकता है। अंतिम जनजातीय संरक्षक को बुलाकर मार दिए जाने के बाद सागर आत्मा जनजाति के चारों ओर का समुद्र खून से लाल हो गया और सचमुच खून का सागर बन गया। समुद्र पर विशालकाय विचित्र आकृतियों वाले शव धीरे धीरे तैर रहे थे, मानो तैरते हुए द्वीप हों। ये वास्तव में एक भयावह दृश्य था। ये देखकर तांग जेन ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर सुकून का भाव था। होली ड्रैगन सिटी को 8वें स्तर के शहर में अपग्रेड करने का मिशन अब सफलतापूर्वक पूरा माना जाना चाहिए। अगला कार्य स्थानीय मूल निवासियों का चयन करना और उन्हें पवित्र ड्रैगन शहर का निवासी बनाना है, ताकि अपर्याप्त सैनिकों की उपस्थिति में वे युद्ध में भाग ले सकें। पर्याप्त युद्ध कौशल होने पर यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को लाना स्वाभाविक है। पवित्र ड्रैगन शहर में वर्तमान में प्रचुर संसाधन है, इसलिए अतिरिक्त 1 लाख लोगों का भरण पोषण करना कोई समस्या नहीं है। सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण के बाद जल जगत के मूल निवासियों की युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि होगी और वे भविष्य में अनिवार्य रूप से युद्धों में भाग लेंगे और अन्य दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पवित्र ड्रैगन शहर की मुख्य युद्ध शक्तियों में से एक बन जाएंगे। तांग जेन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि जललोक के निवासी पवित्र ड्रैगन शहर के प्रति वफादार रहेंगे या नहीं। एक बार जब आप होली ड्रैगन सिटी के निवासी बन जाते हैं तो आपका जीवन और मृत्यु तांग जेन के हाथों में होगा। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके मन में कोई गुप्त मंशा है, तांग जेन उन्हें बिना किसी को पता चले ही खत्म कर सकता है। बेशक इस बारे में सिर्फ तांग जेन को ही पता था और उसने योजना बनाई थी कि वह कभी किसी और को नहीं बताएगा। स्टॉप।